यूनिवर्सिटीज़ का या इंस्टीट्यूट का काम होता है आपको अल्फ़ाबेट सिखाना। ABC आपको इंस्टीट्यूट सिखाता है। अब उस ABC को लेके कोई बंदा शायरी लिखता है, कोई बंदा नज़म लिखता है, कोई बंदा ऐसे लिखता है, कोई बंदा बुक लिखता है। ये उस बंदे का टैलेंट होता है। सो यूनिवर्सिटीज़ अपना काम कंप्लीट करती हैं, मेरा मानना ये है आज तक, ठीक है। अब अगर आप उस ABC को पढ़ने के बाद या उन हरूफ को जोड़ने के बाद, सेंटेंस बनाने के बाद अगर आप शायर नहीं बनते तो इसमें यूनिवर्सिटी का कसूर तो नहीं है। लेकिन उस प्रोसेस में जो आपका कोर पॉइंट है वो ये है कि आप पॉलिश बहुत इस लेवल की हो जाते हैं, चीज़ें इतनी समझ आ जाती हैं कि फिर आप उन कंपनीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप हायर हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर एक बंदा हायर हो जाता है तो खर्चा पानी उसका निकल जाता है टॉप टेल से। डॉलर्स में कमा के पाकिस्तान में स्पेंड करना बहुत चीप है। बहुत चीप है। पाकिस्तान एक बहुत चीप कंट्री है विद रिस्पेक्ट टू स्पेंडिंग, कि आप $1000 में पाकिस्तान में रहते हुए अयाशी की ज़िंदगी गुजार सकते हो। सर भाई, वर्डप्रेस की हम बात करते हैं और वर्ड कैंप पे भी आते हैं। पहले तो वर्डप्रेस के एंगल से बात करें, क्योंकि लोग सिंपल समझते हैं एक वेबसाइट बना लेना, थीम ले लेना, उसको इंस्टॉल कर देना, दैट इज़ सिंपली द वर्डप्रेस, ठीक है। प्लग इन लिया, उसको इंस्टॉल कर दिया, वो वर्डप्रेस है। आप दोनों एंड पे रहे हैं, आपने डेवलपमेंट के अंदर भी काम किया है, पीछे आप कंपनीज़ का हिस्सा भी रहे हैं। और जब हम वर्ड कैंप पे जाते हैं तो देखते हैं ऐसे ऐसे चैम्पियंस कंपनीज़ हैं जो पता चलता है पाकिस्तान से रन हो रही हैं, प्लगइन्स के अंदर, थीम्स के अंदर, सारी चीज़ों में। तो मैं चाहूँगा एक ओवरऑल पिक्चर बताएं, एक्चुअली वर्डप्रेस का क्या पोटेंशियल है, क्या कर रहा है और किस डायमेंशन में लोग काम कर रहे हैं इसमें। देखिए ना, सेम क्लास में सेम टीचर ने सेम लेक्चर दिया 40 बच्चों को, 40 में से एक बच्चा टॉप कर जाता है और बाकी 39 पीछे रह जाते हैं। वाई? सो उस एक बच्चे को उस्ताद ने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आके पढ़ाया। उस एक बच्चे का जो डिफरेंस था वो ये होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं इस जर्नी से गुजरा हूँ। हो सकता है जब बाकी बच्चे टेलीविज़न देख रहे होंगे वो बच्चा बैठ के स्टडी कर रहा होगा अपनी ज़िंदगी में। अगर ताहिर को अपने आप को कोई एक एडवाइस देनी हो तो क्या देंगे? Welcome to another episode of Roadmapper Podcast. This episode is sponsored by eHost PK. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड मैपर पॉडकास्ट। और इसकी जो थीम है, थीम सिंपल सी है कि उन एक्सपर्ट से, उन लोगों से आपको मिलाया जाए जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है और हम जान सकें कि उनका रोड मैप इस जर्नी में क्या रहा, और आप उस रोड मैप से जो आपके गोल तक हेल्प आउट करने के लिए चीज़ें आपको अलाइन कर सकती हैं वो कनेक्ट करें और अपने गोल तक, अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच सकें। आज जो हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, ताहिर साहब उनका नाम है, और उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, ख़ास तौर पे जो वर्डप्रेस की कम्युनिटी है। आप में से अक्सर लोग वर्डप्रेस से पैसे तो बहुत कमा रहे हैं, बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बट आपको नहीं पता कि बिहाइंड द सीन्स क्या कम्युनिटीज़ वर्कआउट कर रही हैं, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, इवेंट्स हैं जिनका हिस्सा अगर आप बने तो आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है। तो ताहिर भाई उसमें काम कर रहे हैं और इससे रेलेवेंट भी काफ़ी चीज़ों में वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो सारी उनकी ज़बानी सीखेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ताहिर भाई? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, खैरियत से हैं। अच्छा, थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन है ताहिर भाई, लेकिन इनके पास जो है ना विजडम बड़ा अच्छा खासा है। ताहिर भाई, थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं कि व्हाट यू आर करंटली डूइंग और फिर अब बैक से हम कनेक्ट करेंगे। सही। सो करंटली अगर मैं बात करूँ अपनी एज अ जॉब, तो आई एम डूइंग प्रोडक्ट ओनर। सो एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आई एम डूइंग थिंग्स सिमिलर टू रोड मैप्स। हम लोग प्रोडक्ट्स के रोड मैप्स बनाते हैं ज़बरदस्त। और प्रोडक्ट के रोड मैप को फॉलो करते हुए हमारा टारगेट होता है कि हमने उसको एक सक्सेस की तरफ लेके जाने किसी प्रोडक्ट को। सो दैट इज़ द प्रोफेशनल जर्नी। बिसाइड दैट जो मेरा एक इंथुजियाज़म है लोगों को कनेक्ट करने का, कम्युनिटी बिल्डिंग का, सो आई एम पार्ट ऑफ अ फ्यू कम्युनिटीज़। उनमें से जैसे आपने बताया वर्डप्रेस कम्युनिटी, तो उसमें पहले मैं सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद की कम्युनिटी का पार्ट था, फिर पाकिस्तान की कम्युनिटी का पार्ट बना और अभी वर्ड कैंप एशिया ऑर्गेनाइजर टीम का पार्ट हूँ। सो दैट इज़ अ कम्युनिटी जिसमें मैं ग्रो कर रहा हूँ साथ साथ। फिर टॉप टेल की कम्युनिटी है, टॉप 3% ऑफ डेवलपर्स जिनको रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई एम आल्सो लीडर ऑफ दैट कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी के लोगों को कनेक्ट करना और उनकी वेलबींग का ख्याल रखना, वो कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। उसके अलावा क्योंकि मैंने कायदे यूनिवर्सिटी से स्टडी किया था, तो आई एम आल्सो पार्ट ऑफ देयर एलुमनाई कम्युनिटी। सो उस कम्युनिटी का मकसद ये है कि हम ब्रिज करें एकेडेमिया को और इंडस्ट्री को, ताकि जो एकेडेमिया के गैप्स हैं
या सम टाइम वहाँ पे जो फंडिंग की ज़रूरत है उनको हम लोग कवर कर रहे हो एलुमनाई से सपोर्ट लेके। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो मेरी लाइफ में एक्टिवली चल रही होती हैं। ये बड़े प्यार से कह गए फ्यू थिंग्स, ठीक है, लेकिन इसके बिहाइंड द सीन्स कुछ चीज़ों का मैं हिस्सा रहा हूँ, तो मैंने देखी इनकी स्ट्रगल एफर्ट्स, और फिर आप जब उन जगहों पे कम्युनिटीज़ में जाते हैं तो आपको नज़र भी आता है। ताहिर भाई थोड़ा सा बिहाइंड चलते हैं, क्या जर्नी रही, किस तरह आप टेक की तरफ आए, फिर वर्डप्रेस की तरफ आए, थोड़ा सा अगर हम उसको कवर अप करें। अच्छा, इसमें ना जो एक चीज़ है वो मैं बताना चाहूँगा कि आपका फोकस फ्रॉम द बिगिनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मेरी जर्नी में जब मैं टेक की तरफ आ रहा था, क्योंकि कंप्यूटर से थोड़ा बहुत हार्नो हो गई थी मेरे बचपन में फादर की वजह से, बट आई वॉज क्लियर कि अगर मैंने करनी है तो कंप्यूटर साइंस करनी है, वरना मैंने नहीं पढ़ना आगे। तो दैट वाज आई वॉज क्लियर कि मैंने क्या करना है। और ये किस एज की, मतलब आईसीएस की बात कर रहे हैं, बीसीएस की? ये आईसीएस हमारी कॉलेज में नहीं था अवेलेबल, लेकिन उसके बाद की बात है। बीसीएस की बात कर सकते हैं। बीसीएस में मैंने बीएससी विद कंप्यूटर साइंस किया था, और फिर उसके बाद भी आई वॉज क्लियर कि मैंने अगर करना है तो मैंने कंप्यूटर साइंस में करना है और मैंने कॉलेज से करना है। और ये उस वक्त की बात है, 2010-11 की बात है। और एज क्या होगी, 20 के अराउंड? हाँ, तकरीबन वही एज होगी। तो ये जो फोकस की आप बात कर रहे हैं, अभी तो आपके लिए वो ठीक है, एक्सपीरियंस करना होता है, लेकिन मैं चाहूँगा ना ऑडियंस के लिए कि 20 साल की उम्र में वो फोकस कैसे आया, बैकग्राउंड क्या था, कि फैमिली की सपोर्ट थी, कोई गाइडेंस थी, किसी को फॉलो अप कर रहे थे, तो वो कैसे क्लियरिटी आई कि हाँ यही करना है? अच्छा, इसमें ना मैंने अभी आके एक चीज़ सीखी है, हमारे पास ना एम्पेरिकल डेटा होता है। एम्पेरिकल डेटा का वर्ड अगर थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करें तो उसमें होता है कि करंट सिचुएशन में आपके पास जो नॉलेज है उसकी बेस पे आपने डिसीजन लेना है। सो बेस्ड ऑन दैट, मुझे जब मैंने मैट्रिक की थी उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैंने मास्टर करना है, या मुझे ये भी नहीं पता था कि 16वीं पढ़ना क्या होता है उस वक्त के साथ। मैं बिलोंग करता हूँ एक गांव से, सो वहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं था उस वक्त। बट एट एवरी स्टेज आई न्यू कि मेरे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, एंड दैट हेल्प मी टू कीप माई सेल्फ फोकस ऑन द जर्नी कि जी मैंने अब क्या नेक्स्ट अचीव करना है। जब मुझे कंप्यूटर साइंस का एक्सपोजर मिला तो आई वाज नोइंग दैट कि मैंने ये चीज़ करनी है। अच्छा, उसमें फैमिली की सपोर्ट का अगर मैं कहूँ तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज अगर मेरे फादर ने मुझ पर ट्रस्ट ना किया होता तो ही वुड नॉट हैव सेंट मी टू सिटी जहाँ पे वो ख़ुद कभी भी नहीं रहे, रावलपिंडी में। एज़ कम्पेयर टू दैट हम लोग, मेरे फादर वैसे तो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, घूमे फिरे हैं, अब्रॉड भी गए हैं, बट फाइनली वी सेटल इन विलेज, जो कि हमारा आबाई गांव था, जो कि एक पाकिस्तानियों का टिपिकल लाइफ साइकिल होता है, तो उसमें था। बट दैन जब मैंने कहा कि जी मैंने इस यूनिवर्सिटी में जाना है और ये करना है, तो उन्होंने मुझे सेकंड क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने कहा ठीक है जाओ। सो इस शहर में आना और एजुकेशन हासिल करना, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, अ लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन। फिनंशियली आपके पास कुछ भी नहीं होता, तो वो चीज़ें करने में मेरे फादर की सपोर्ट मुझे रही है, इस लिहाज से अगर देखा जाए। उसके अलावा अगर मैं कहूँ मेरा कोई मेंटर था तो वो शायद नहीं था। इवन जब मैं कॉलेज में था तो हमारे जो टीचर थे, कोई गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा था, तो हमारे टीचर को प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, वो देख के हमें, कागज़ से देख के हमें बताते थे ये काम ऐसे करना है, अगर मैं उससे एक लाइन ऊपर या नीचे करूँगा तो ही डिड नॉट न्यू कि इससे क्या अफेक्ट पड़ेगा। बट मेरा पैशन था, तो मैंने प्रोग्रामिंग को एक्सप्लोर किया जितने जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे। आई रिमेंबर कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में था और कॉमसेट्स एबटाबाद के कुछ स्टूडेंट्स थे, उनके कुछ दोस्त थे हमारी यूनिवर्सिटी में, तो वो उनके कोई 3rd-4th सेमेस्टर होगा और उनको कोई चैलेंज था कि जी ये एक असाइनमेंट मिली है, आप लोगों ने करनी है। और मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था, मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मुझे पता था कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सो मैंने डेडिकेटेडली उस चीज़ को देखा और मैंने ओवर द नाइट मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब आज अगर मैं उस प्रॉब्लम को देखूं तो बहुत आसान लगती है। जो प्रोग्रामर्स हैं उनको अंदाज़ा होगा कि जी आपने तमाम नंबर्स को, आपको इनपुट मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, और आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और आपने इफ एल्स नहीं लगाने हैं कि आप अनलिमिटेड इफ एल्स लगा दें। बट एट दैट टाइम आई डिड दैट, अपने से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना एट दैट टाइम, दैट वाज द थिंग। सो मेरा ख्याल है कि अगर आपका पैशन हो उस चीज़ में, सो मैं एक और सेंटेंस बताता हूँ। मेरे जो क्लास फेलोज थे कायदे यूनिवर्सिटी के, वो कहा करते कि जिस कॉलेज से ताहिर और ज़ुबैर, मेरा एक और दोस्त, हम दोनों मिल के
एक कॉलेज से पढ़ के आए थे, तो ताहिर और ज़ुबैर जिस कॉलेज से पढ़ के आए हैं वहाँ से पढ़ के आना चाहिए। एंड वहाँ के जो मेरे टीचर थे उनको प्रोग्रामिंग नहीं आती थी। सही है। तो इट वाज द पैशन, आई वुड से कुछ जिसको करने follow का कर। पैशन था और बिल्कुल। सेल्फ लर्निंग का जो एलिमेंट था वो बहुत ज़रूरी है। सही है। वरना मैं आज भी एक दुकान कर रहा होता एक गांव के अंदर और मुझे कोई भी ना जानता। नहीं कर रहा होता। सही है। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो ये जो सेल्फ लर्निंग का एलिमेंट था और चैलेंज था जो हम आजकल कर रहे हैं, यूथ कर भी रही है, और ख़ासतौर पे मायूसी छाई हुई है और हम ब्लेम गेम पे बात कर रहे होते हैं, तो क्या मैसेज यहाँ पे देंगे? और अपनी जर्नी से बिल्कुल यहाँ पे कनेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि आपके उस्ताद भी उस लेवल पे नहीं थे, उनकी नॉलेज भी लिमिटेड थी, बट आपने एक्सेल करना था, खुद सेल्फ लर्निंग की, और उस टाइम पे तो ये यूट्यूब और ये रिसोर्सेज भी नहीं थे, राइट? अब तो बहुत से रिसोर्सेज आ गए। सो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे और उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे जो कि यूनिवर्सिटीज़ पे, टीचर्स पे ब्लेम डाल के और कहते हैं जी हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, इसमें मैं एक बात ना कई जगहों पे कर चुका हूँ, डिफरेंट मौक़ों पे, जगहों पे बात करने का मौका मिलता है। तो यूनिवर्सिटीज़ का या इंस्टीट्यूट का काम होता है आपको अल्फ़ाबेट सिखाना। ABC आपको इंस्टीट्यूट सिखाता है। अब उस ABC को लेके कोई बंदा शायरी लिखता है, कोई बंदा नज़म लिखता है, कोई बंदा ऐसे लिखता है, कोई बंदा बुक लिखता है। ये उस बंदे का टैलेंट होता है। सो यूनिवर्सिटीज़ अपना काम कंप्लीट करती हैं, मेरा मानना ये है आज तक, ठीक है। अब अगर आप उस ABC को पढ़ने के बाद या उन हरूफ को जोड़ने के बाद, सेंटेंस बनाने के बाद अगर आप शायर नहीं बनते, तो इसमें यूनिवर्सिटी का कसूर तो नहीं है। शायर तो अल्लामा इकबाल भी थे, शायर मिर्ज़ा गालिब भी थे, और इसके अलावा बांग्लादेश के रविंद्रनाथ टैगोर वो भी थे। उसके अलावा बहुत सी एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो ऐसे शायर बने हैं जिनकी दुनिया जानती है, और उनके उस्ताद नहीं थे कुछ इस तरह के। अगर आप बात करें ना कि उन्होंने किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ा था, तो ये इंसान का टैलेंट होता है मेरे ख्याल में, और इंसान का पैशन होता है किसी भी चीज़ के हवाले से। मैंने ख़ुद भी शायरी की अपने इब्तदाई स्टेज के ऊपर, बट आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज़ के अभी भी मैं कर लेता हूँ, लेकिन शायद वो इतनी ज़रूरी नहीं है मेरे लिए ज़िंदगी के इस हिस्से में। हाँ, जब मैं फरागत के दिनों में होऊंगा ज़िंदगी की आखिरी स्टेज पे, तो शायद फिर दोबारा करूँ। लेकिन आप एक्सपीरियंस करें चीज़ों को, दैट इज़ फाइन, बट आपने फोकस करना है कि आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है। सही। इसका मतलब आप जो बात कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू कि यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशन सेक्टर का जो इनिशियल काम है वो आपको अवेयरनेस क्रिएट करना, उन फील्ड्स के बारे में उनकी नॉलेज देना, बेसिक चीज़ों में आपको बिल्डअप करना। बिल्कुल। उसके आगे जो ग्रोथ होनी है और जो कहते हैं ना कि सेल्फ लर्निंग आपको जो है ना वो आपके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। तो जब तक आपके पास वो नहीं होगी, खुद का पैशन नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। और यूनिवर्सिटी पे डाल के हम जो कहते हैं कि ब्लेम गेम, वो कोई फ़ायदेमंद नहीं है आपके लिए। देखिए ना, सेम क्लास में सेम टीचर ने सेम लेक्चर दिया 40 बच्चों को, 40 में से एक बच्चा टॉप कर जाता है और बाकी 39 पीछे रह जाते हैं। वाई? सो उस एक बच्चे को उस्ताद ने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आके पढ़ाया। उस एक बच्चे का जो डिफरेंस था वो ये होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं इस जर्नी से गुजरा हूँ। हो सकता है जब बाकी बच्चे टेलीविज़न देख रहे होंगे, वो बच्चा बैठ के स्टडी कर रहा होगा अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, वो बच्चा बैठ के स्टडी कर रहा होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा। हो सकता है जिस वक्त बाकी बच्चे घूम फिर रहे होंगे या कहीं अय्याशी कर रहे होंगे, वो बच्चा अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होगा कि जी मैंने अपने रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए इस चीज़ को अचीव करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा, मुझे कोई अच्छी एग्जांपल नहीं मिलती कि कोई कहे कि जी उसको बाय लक सक्सेस मिल गई है। सक्सेसफुल लोग जितने भी आपको मिलेंगे, उनके पीछे उनकी ये एफ़र्ट होगी। और ये डिफरेंस होता है कि एक बंदा एफ़र्ट कर रहा होगा अपनी ज़िंदगी, अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने की, और एक बंदा उसको अय्याशी कर रहा होगा। बाद में आके आप ब्लेम कर सकते हैं किसी को भी। यू आर ओपन टू स्पीक। सही है, ठीक है। अच्छा ताहिर भाई, बात करते हैं कम्युनिटीज़ के अंदर आप बड़ा एक्टिव हैं। पहले तो हम चाहेंगे कि टॉप 10 वाला उसको ज़रा अपडेट कर दें, वो क्या प्लेटफॉर्म है, शायद अक्सर लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, क्या है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसके अंदर। सो टॉप 10 भी सिमिलर टू अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, बट इट इज़ नॉट टोटली फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। द डिफरेंस इज़ टॉप 10 स्क्रीनिंग करता है अपने फ्रीलांसर्स की। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा जाके कहे कि जी मैं आपसे टॉप टेलर बन गया हूँ तो वो टॉप टेलर नहीं बनेगा। उनको स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उनका स्क्रीनिंग प्रोसेस में 5 स्टेप्स हैं। स्टार्ट विद लैंग्वेज। आप एक अमेरिकन क्लाइंट के साथ या एक कनाडा के क्लाइंट के साथ आपने कम्युनिकेट करना, विल यू बी एबल टू कम्युनिकेट।
सो पहली चीज़ तो ये होगी। फिर उसके बाद होगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जैसे मैंने बात की थी। तो इफ़ अ पर्सन इज़ एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, या वो सोच सकता है, तो वो उस टेस्ट से भी क्लियर कर लेगा। फिर थर्ड स्टेप पे जाके एक और चैलेंज आएगा जी, अब आपको एज अ प्रोजेक्ट कोई काम दिया जाएगा। अब आपने चीज़ों को एक, जो पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो 1 घंटे का टेस्ट है, सो यू हैव टू सॉल्व 2 to 3 प्रॉब्लम्स। वो आप कह लेंगे आपका शॉर्ट टर्म जो फोकस है वो कितना है। सेकंड ये है कि आपका लॉन्ग टर्म फोकस कितना है, 1 वीक के अंदर आप क्या अचीव कर सकते हैं। और आप प्लस आप उन बातों का ख्याल रखते हैं जो आपको नहीं बताई गई। वो कुछ बातें नहीं बताते आपको कि आपने इनका ख्याल रखना है और आपने उनका ख्याल रखना होता है। फॉर एग्जांपल प्रोग्रामर्स के लिए है कि जी आपने जो कोड लिखा है उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उनको फॉलो किया कि नहीं किया। इट इज़ ईजी कि आप एक कोड लिख लें। अब तो चैट जीपीटी से भी आप लिखवा सकते हैं, तो कोड तो आप लिखवा लेंगे, लेकिन वो कोड क्या सेंस बनाता है ये बहुत ज़रूरी है। तो वो फिर उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है फाइनल, उसके बाद ऑन बोर्डिंग होती है। एंड दे क्लेम कि दे आर हायरिंग टॉप 3% ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसा है वाकई में कि वहाँ की जो कम्युनिटी है, जो फ्रीलांसर्स हैं, वो इस लेवल के हैं? बिल्कुल है, उनके साथ मैंने काम किया है। उनके साथ मैंने काम किया, और काम करके पता चलता है कि यस दे हैव पैशन एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड दे आर वर्किंग फॉर द टॉप कंपनीज। इवन ऐसी कंपनीज जिनके नाम मैं यहाँ पे शायद डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग उनकी ब्रांड्स को यूज़ कर रहे होंगे, या उनकी ब्रांड्स के बारे में आप लोगों को होगा कि ये तो बहुत फेमस ब्रांड है। तो उनके जो पीछे डेवलपर्स हैं, जो उनके पीछे जो मार्केटिंग रिसोर्सेज हैं, अभी टॉपटेल ने मार्केटिंग की भी लाइन इंट्रोड्यूस करवा दी है, और उनके पीछे जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो वही लोग हैं जो टॉपटेल के थ्रू हायर किए हुए हैं। जो टॉपटेल का अपना ब्रांड भी है कि टॉप मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अगर कोई कंपनी आती है टॉपटेल के पास और वो एक रिसोर्स को आउटसोर्स करना चाहती है कि जी हम इसका आपको रेगुलरली मंथली पे नहीं करेंगे, आप हमें वन टाइम ये रिसोर्स अलोकेट कर दें, उसके बाद हम लोग इस रिसोर्स को मंथली पे करते रहेंगे, जो रिसोर्स की बनती होगी सैलरी, ठीक है। उसकी कॉस्ट $50,000 है। अच्छा, एक रिसोर्स को आउटसोर्स करने की कॉस्ट $50,000 है। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कोई कंपनी $50,000 इसलिए एक रिसोर्स पे स्पेंड करेगी, उसको पता है कि वो उससे $50,000 से ज़्यादा का काम करवा सकती है। और ऐसा हो रहा है और रिसोर्स जाते हैं। बिल्कुल, मेरे पाकिस्तानी के रिसोर्सेज हैं जो इस तरह से काम कर चुके हैं। सही है। देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, मैं लोगों को जानता हूँ जो ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब मैं 2 डॉट्स कनेक्ट करना चाहूँगा। एक तो वही टॉप टेल से मतलब टॉप टैलेंट, और साथ साथ इसका मतलब है टॉप पेमेंट्स भी मिल रही हैं। और जो की डिफरेंस है, एक तो स्किल के साथ साथ मेरे ख्याल से पैकेज भी उनका बाकी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से हाई है। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे या टॉपटेल के जो टैलेंट्स होते हैं उनको जॉब्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, उनको बिड करने की ज़रूरत नहीं होती। वी डोंट बिड। इसमें ये होता है कि अच्छा वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया और वो खुद से चल रहा है। दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। हर प्रोजेक्ट के लिए एक मैचर होता है, डेडिकेटेड रिसोर्स होता है जो क्लाइंट को पहले स्क्रीन करता है, उसके बाद उस क्लाइंट के हिसाब से वो देखता है हमारे टैलेंट के पूल में कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और फिर उनमें जो रेलेवेंट रिसोर्स होते हैं उनकी प्रोफाइल्स शॉर्टलिस्ट करके शेयर किए जाते हैं क्लाइंट के साथ, और फिर क्लाइंट उनमें से सिलेक्ट करता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो वो चीज़ें चल रही होती हैं। सो हर प्रोजेक्ट के लिए एक मैचर, जो मैचर का वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, सो एक मैचर ज़रूर होता है। सो इट मीन्स कि दे आर इन्वेस्ट। आप बाकी प्लेटफॉर्म पे देख लेना कि कोई भी बंदा आगे जॉब पोस्ट कर सकता है और कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है, बीच में तो कोई भी नहीं है, बीच में सिर्फ सॉफ्टवेयर है। अब जहाँ पे हर प्रोजेक्ट के लिए अगर एक मैचर मौजूद है तो उसकी सैलरी भी जा रही होगी, तो दे कांट अफोर्ड कि जी वो कोई लो क्वालिटी का काम करे। का और मेरा एक्सपीरियंस रहा है टॉपटेल के ऊपर, मैं भी कुछ काम करवा रहा था, ये प्रोसेस से गुजरा हूँ। सो उसमें बड़ी ज़बरदस्त मुझे जो बात लगी ना, वो ये बात लगी कि आप अपने क्लाइंट को, ख़ास तौर पर क्लाइंट्स का ये होता है कि वो आइडिया लेके घूम रहे होते हैं, उनको टेक की नॉलेज नहीं होती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे वो जो बीच में मैचर की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह मैं अपने प्रोसेस में बात करूँ, तो उसने मुझे एजुकेट किया बिल्कुल कि भाई आप जो काम करने जा रहे हैं, पहले उसने मेरी नीड को पूछा, प्रपोजल जो भी था कि मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, फिर उसने मुझे कहा कि अच्छा आप जो करना चाह रहे हैं ना, इसमें ये 3-4 डायरेक्शन जो है, रोड मैप्स 3-4 बनते हैं, और एज पर योर बजट ये जो चीज़ें हैं, अगर आपको ये अलाइन करती हैं या इसमें कोई और चीज़ें हैं तो वो बताएं। फिर मैंने जब उसको वो चीज़ कंफर्म की, या हाँ यार मैं इस डायरेक्शन में, फिर उसने मुझसे रेलिवेंट मुझे रिसोर्सेज तक एक्सेस देना शुरू किया। तो ये बीइंग
क्लाइंट के तौर पर मेरे लिए बहुत बड़ा एक लर्निंग भी प्रोसेस था और हेल्पफुल भी था कि यार बाकी जगह तो कहते हैं पैसा दो, खुद ही हायर करो, तुम जानो तुम्हारा काम है। सो ये जो डिफरेंशिएटर है वही इसको बहुत ज़्यादा टॉप पे लेके जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम शेयर कर सकें, और मैंने एक और चीज़ भी देखी है और आप खुद जर्नी से रहें, टॉप टेल हर किसी को अलाउ नहीं करता, ठीक है। और एक दफ़ा आप अप्लाई कर दें तो फिर वो पहला क्या कहता है 3 महीने या 6 महीने बाद अप्लाई करें। हाँ बिल्कुल ऐसा कहता है कि 6 महीने से पहले नहीं अप्लाई करना, नहीं तो फुल टाइम बंद कर देंगे, राइट। और फिर 2 साल, फिर 2 साल। अच्छा, वो रिजेक्ट हो जाए तो फिर 2 साल के बाद, मतलब तैयार होके पॉलिश होके आओ तब सारा होगा। मैंने कई लोगों को रिकमेंड किया एंड अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट गो थ्रू द प्रोसेस। इवन एट दैट टाइम टॉप टेल रेफरल का काफ़ी बोनस देता था। सही है। अभी वो उन्होंने कम कर दिया क्योंकि अब जो इंटरनेशनल मार्केट की कंडीशन है उसकी वजह से रिलेटिवली प्रोजेक्ट्स कम है। उस कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए भी उन्होंने अब बोनस वाला कम कर दिया। बट मैंने काफ़ी लोगों को रिकमेंड किया, अपनी कम्युनिटी में से अच्छे लोगों को रिकमेंड किया, बट दे कुड नॉट गो थ्रू। मैं चाहूँगा इस प्रोसेस को अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकें ताकि वो लोग जो सुन रहे हैं और इंटरेस्टेड हैं या अप्लाई किया होगा, हाउ टू क्रैक दैट पार्ट, और क्या चीज़ों पे कोर फोकस करे ताकि बंदा वो क्लियर करने के काबिल हो सके एटलीस्ट। सो मेनली मैं बता सकता हूँ ज़्यादा प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से। सो जो प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो हैकर रैंक या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोडिंग के चैलेंजेस होते हैं उनके ऊपर जाएं और डेली बेसिस पे एटलीस्ट 2 चैलेंज वो फुलफ़िल करें। और इवन आई नो कि फ़र्स्ट टाइम जब वो हैकर रैंक पे या किसी कोडिलिटी के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और वहाँ पे वो चैलेंज देखेंगे, मीडियम लेवल का बता रहा हूँ, एक्सपर्ट का भी नहीं, मीडियम लेवल पर जाएंगे और उनको पता चलेगा ये तो मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता। आप उस प्रॉब्लम को उठा के यूट्यूब पर डाल दें या किसी भी गूगल पर डाल दें, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। उस सोल्यूशन से सीखें कि भाई इसने कैसे सॉल्व किया था इसको, फिर दोबारा अटैम्प्ट करें। आई वुड रिकमेंड कि आप जब इस काबिल हो जाए कि इंटरमीडिएट लेवल के प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, देन यू आर पॉलिश इनफ कि आप जाएं। इसमें जिस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है वो ये है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज़ नो प्लेस। सही है। आपका फर्स्ट टाइम में हो गया था? अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट इट इन फर्स्ट टाइम फॉर द करंट वर्डप्रेस डोमेन। लेकिन उससे पहले आप कितने अरसे से वर्डप्रेस में काम कर रहे थे? एटलीस्ट 5-6 साल 5-6 साल का रगड़ा वो एक्सपीरियंस वो काउंट कर रहा था। बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। इसका मतलब है वो जो आज सीखा कि भाई ये प्लेटफॉर्म्स है, फाइबर, अपवर्क, इस तरह के प्लेटफॉर्म में आप फ़ौरन से आके अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे ये चीज़ गलती नहीं करनी है, पहले स्किल पॉलिश करें। वो बनाने का फ़ायदा वो आपको रिजेक्ट कर देंगे ना, पहले स्टेप पे रिजेक्ट कर देंगे, आपका फिर प्रोफाइल ब्लॉक हो जाएगा 6 मंथ्स के लिए, तो क्या फ़ायदा उसका। तो पहले आप पॉलिश कर लें ख़ुद को, और जब आप समझते हैं कि येस आई एम गुड इनफ तो फिर आप अप्लाई करें। एंड इवन एट दैट टाइम लाजमी नहीं कि आप टॉप टेल के ऊपर ही जाएं, आप उस लेवल पर जाके ख़ुद को इतना पॉलिश करके अगर आप किसी XYZ कंपनी में भी अप्लाई करेंगे जो अब्रॉड है वो आपको हाथों हाथ उठाएगी। ओके, अच्छा, गुड। मतलब पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो रिमोट काम कर रहे हैं इंटरनेशनल कंपनीज के साथ, वो टॉप टेल के थ्रू नहीं कर रहे, वो डायरेक्टली कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग गुड मनी फ्रॉम इट। लेकिन उस प्रोसेस में जो आपका कोर पॉइंट है वो ये है कि आप पॉलिश बहुत इस लेवल की हो जाते हैं, चीज़ें इतनी समझ आ जाती है कि फिर आप उन कंपनीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप हायर हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर एक बंदा हायर हो जाता है तो खर्चा पानी उसका निकल जाता है टॉप टेल से? अच्छा खर्चा पानी डेफिनेटली निकल जाता है। मुझे कहीं पे इश्तिहार देने की ज़रूरत नहीं है कि जी मैं $5 में आपकी वेबसाइट बना के दे दूँगा। सही है। और ना मैं बना के देता हूँ। सही है। सो इवन अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक तो टॉप टेल का प्लेटफॉर्म है उसके हवाले से कि द अर्निंग इज़ गुड इनफ के आप अपने एक्सपेंसेस मीट कर सकते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में रहते हुए। जो टॉप टेलर्स कम्युनिटी है पाकिस्तान में रहती हुई, दे आर विलिंग टू पे टैक्सेस। ठीक है। उनमें से मैंने कोई बंदा ऐसा नहीं देखा जो कहता हो कि जी मैंने टैक्स चोरी करना है, मैंने टैक्स बचाना है। इफ़ दे आर अर्निंग सम डॉलर्स सो दे आर विलिंग टू पे द टैक्स, क्योंकि डॉलर्स में कमा के पाकिस्तान में स्पेंड करना बहुत चीप है। पाकिस्तान एक बहुत चीप कंट्री है विद रिस्पेक्ट टू स्पेंडिंग, कि आप $1000 में पाकिस्तान में रहते हुए अयाशी की ज़िंदगी गुजार सकते हो। सही है। ओके,
कम्युनिटी का भी आप बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो टॉपटेल की जो कम्युनिटी का मैच है तो वो टॉपटेल के मेंबर्स सिर्फ उसको अटेंड कर सकते हैं या जी, टॉपटेल के मेंबर्स और जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो कर सकते हैं। मैंने एक और इवेंट करवाया था शुरू में टॉपटेल के मेंबर्स के अलावा, जो पब्लिक भी ज्वाइन कर सकती थी, ऑनलाइन किया था मैंने वो, और उसका पर्पज़ ये था कि पाकिस्तान की कम्युनिटी को भी टॉपटेल के बारे में कुछ नॉलेज मिले। इट वाज अराउंड अ कपल ऑफ ईयर्स अगो, तो दोबारा उसको रिफ़्रेश नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि अभी वो सिचुएशन नहीं है कि मज़ीद लोगों को ऑन बोर्ड किया जाए। टॉपटेल के पास मतलब वो नई हायरिंग अभी बहुत लिमिटेड है। सही है। कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी आता है, या अभी मार्केटिंग का उन्होंने नया वर्टिकल शुरू किया था, उसके अंदर वो हायरिंग कर रहे थे, बट वो सिचुएशन भी नहीं जाते अपने पास। भाई प्रोजेक्ट अगर 10 पड़े हुए हैं तो आप 100 डेवलपर्स रख के क्या करेंगे? सही है। तो वो चाहते हैं जो हमारे पास डेवलपर आ चुके हैं अब तक, उनको सारों को उनको अच्छी इन्वायरमेंट मिले। सही है, गुड है। अच्छा, अब हम आते हैं टॉपटेल की, हमने बात कर ली है, लेट्स कनेक्ट टू वर्डप्रेस। सही है, वर्डप्रेस की कम्युनिटी में आप काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं तो इनके अक्सर ऐसा होता है कि जब हम इवेंट्स में जाते हैं ना तो इनकी शर्ट देखने वाली होती है माशाल्लाह। जो इवेंट्स हुए हैं वर्डप्रेस की कम्युनिटीज़ के, वो सारे जो सोवेनियर्स हैं ना, वो ताहिर भाई के पास, और किसी के पास हो ना हो, ताहिर भाई के पास है। ताहिर भाई, वर्डप्रेस की हम बात करते हैं और वर्ड कैंप पे भी आते हैं। पहले तो वर्डप्रेस के एंगल से बात करें, क्योंकि लोग सिंपल समझते हैं एक वेबसाइट बना लेना, थीम ले लेना, उसको इंस्टॉल कर देना, दैट इज़ सिंपली द वर्डप्रेस। ठीक है, प्लग इन लिया, उसको इंस्टॉल कर दिया, वो वर्डप्रेस है। आप दोनों एंड पे रहे हैं, आपने डेवलपमेंट के अंदर भी काम किया है, पीछे आप कंपनीज़ का हिस्सा भी रहे हैं, और जब हम वर्ड कैंप पे जाते हैं तो देखते हैं ऐसे ऐसे चैम्पियंस कंपनीज़ हैं जो पता चलता है पाकिस्तान से रन हो रही हैं, प्लगइन्स के अंदर, थीम्स के अंदर, सारी चीज़ों में। तो मैं चाहूँगा एक ओवरऑल पिक्चर बताएं, एक्चुअली वर्डप्रेस का क्या पोटेंशियल है, क्या कर रहा है और किस डायमेंशन में लोग काम कर रहे हैं इसमें। अच्छा, अगर हम बात करें, सबसे पहले पैसों के हवाले से बात कर लेते हैं वर्डप्रेस की डोमेन में। सो वर्डप्रेस की डोमेन जो है, इसका जो मार्केट शेयर है इंटरनेशनली, ग्लोबली, दैट इज़ 40%। सो दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनमें से जो 40% वेबसाइट्स हैं वर्डप्रेस से बनी हैं। बाकी जितने भी CMS या प्लेटफॉर्म हैं उनकी परसेंटेज 1-2% के करीब होगी, जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। बाकी उससे नीचे होंगे। 40% के बाद जो 60% है वो सारी कस्टम बिल्ड हैं, ठीक है, या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर है। सो इट मीन्स कि देयर आर 40% ऑफ द वेबसाइट इन द वर्ल्ड जिनको वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए। कोई क्लाइंट होगा जिसको सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि उसको खुद तो इतनी लिटरेसी नहीं है, उसको सिर्फ ये चाहिए कि जी मैं जब नया इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूँ या मैं कोई नया काम करता हूँ उसको कोई पब्लिश कर दे। तो ये आ जाएगा एक ऐसा बंदा जिसको हम कहते हैं पावर यूज़र वर्डप्रेस का। सो वर्डप्रेस के पावर यूज़र की बहुत डिमांड है, कंटेंट राइटर्स की भी बहुत डिमांड है। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने वेबसाइट को मेंटेन रखना है, कोडिंग कोई नहीं करनी आपने। वर्डप्रेस की डोमेन में अगर प्रोग्रामर्स की बात करें तो हो सकता है एक परसेंटेज हो प्रोग्रामर्स की, बट वो 50% से कम ही होगी। बाकी जो 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो नॉन डेवलपर्स हैं। उनका काम क्वालिटी एश्योरेंस हो सकता है, उनका काम कंटेंट राइटिंग हो सकता है, उनका काम वेबसाइट को मेंटेन करना, सर्वर को मेंटेन करना, डिप्लॉयमेंट्स करना। सो जितनी भी फील्ड्स IT इंडस्ट्री के अंदर हैं वो सारी यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। सो जो पावर यूज़र है उसकी डिमांड होती है एजेंसीज़ को, स्पेशली मार्केटिंग एजेंसीज़ को, क्योंकि वो लोग तो मार्केटिंग के जानते हैं। अब उनकी वेबसाइट के अंदर जो चीज़ें चाहिए वो फिर वर्डप्रेस के पावर यूज़र प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं किसी हद तक आप कह लें कि डिज़ाइनर या ऐसे लोग जिनको CSS HTML का बहुत अच्छा आइडिया, इन डेप्थ नॉलेज है, दे नो कि कहाँ पे कौन सी CSS लगानी है, कहाँ पे कौन सी HTML चाहिए। तो वो वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए ही HTML और CSS को इंटीग्रेट करते हैं। थीम खुद भी काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर देती है, बट सम टाइम क्लाइंट को एक ऐसी चीज़ चाहिए, वो कहता है कि जी ये कलर चेंज कर दो। अब जो पावर यूज़र है शायद उसको अगर CSS नहीं आती तो वो नहीं कर सकेगा। जो डिज़ाइनर कैटेगरी का बंदा होगा वो फिर उसको भी चेंज कर सकता है कि उसने कलर चेंज कर दिया, उसने कोई नया एलिमेंट हाइड कर दिया। एक लाइन नज़र आ रही थी जो वो कहता है कि अब ये प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया, अब इस प्लगइन में ये लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन मुझे नहीं चाहिए, उसको हाइड करना सिंपल CSS में आप हाइड कर सकते हो। सो वो एक सेकंड लेवल आता है। उसके बाद आते हैं प्लगइन एंड थीम डेवलपर्स। और डेवलपर वो बंदा है जिसको प्रोग्रामिंग आती है, एटलीस्ट PHP आती है, जो हिस्टोरिकली वर्डप्रेस की डोमेन थी, और इन फ्यूचर जो है PHP एंड React.js, ये दो
फील्ड्स हैं जो रेलेवेंट हैं वर्डप्रेस से। सो अगर आपको ये प्रोग्रामिंग आती हैं, ये लैंग्वेजेस आती हैं, तो आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। थीम भी डेवलप कर सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं उनका ज़्यादा इंटरेस्ट थीम की तरफ होता है कि जब हम लोगों ने थीम बनानी है, थीम स्केलेटन बिल्ड करती है वर्डप्रेस का कि जी कैसे कौन सी चीज़ किस कलर में नज़र आएगी, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे प्लेस होगा, मेन्यू टॉप पे शो होना है या साइड पे शो होना है या बॉटम पे शो होना है, कहाँ पे जाना है, ये थीम डिफ़ाइन करती है। फिर उसके बाद दूसरे आ जाते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या करते हैं, वो एज एन आप कह लें कि एड ऑन्स हैं कि वो थीम की फंक्शनैलिटी को या वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक थीम लगा दी ब्लू कलर की, दैट इज़ गुड फॉर योर वेबसाइट। अब आपको चाहिए कि जी मैंने अपनी प्रोडक्ट्स भी इस पर शो करवानी है, तो बहुत कॉमन वेल नोन प्लगइन है वूकॉमर्स का। आप वूकॉमर्स इंस्टॉल करेंगे, अब आपकी वेबसाइट बन गई है मार्केटिंग वेबसाइट। अगर आपको चाहिए कि जी इसमें कोई मेंबरशिप या कम्युनिटी हो, तो आप मेंबर प्रेस इंस्टॉल कर लेंगे। अब अगर आपको चाहिए कि जी मेरी वेबसाइट SEO फ्रेंडली हो जाए, आप SEO का प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। उसमें योस्ट है, काफ़ी सारे और प्लगइन अवेलेबल हैं। आपको ये प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, उससे आपकी वेबसाइट SEO फ्रेंडली हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि जी मेरी वेबसाइट जल्दी लोड हो, कैशे चाहिए आपको, तो कैशिंग के प्लगइन आपको मिल जाएंगे, वो ये काम कर देंगे। तो आप कह लें कि एक वर्डप्रेस के अंदर एक थीम और 8-10 प्लगइन तो चाहिए ही होते हैं। फिर आ जाती है कस्टम डेवलपमेंट। अब कस्टम डेवलपमेंट क्या है कि क्लाइंट ने थीम और प्लगइन लेकर अपना काम तो अचीव कर लिया, बट अब उसमें कुछ चीज़ें वो चाहता था जो वो अचीव नहीं हो रही, तो वो काम मैंने करना है। अब यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँगा टॉपटेल के साथ कि टॉपटेल के पास जो क्लाइंट आते हैं वो इसी तरह के आते हैं जिनको कस्टमाइजेशन चाहिए होती है। छोटा मोटा काम तो कोई भी डेवलपर कर देगा, लेकिन मैंने टॉपटेल के अंदर रहते वैसे कम्प्लेक्स काम कुछ किए हैं कि अगर वो एक नॉर्मल डेवलपर को मैं दूँगा वो कहेगा ये तो हो नहीं सकता। जी जनाब, तो फाइनली रोड मैपर उर्दू वर्जन में भी अवेलेबल है। आप roadmapper.com पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ साथ इंग्लिश वर्जन पहले से अवेलेबल है। सो बोथ, अगर आप इंग्लिश रीडर हैं या उर्दू रीडर हैं, आप ई बुक वर्जन इनके फ्री में हमारी वेबसाइट roadmapper.com से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ वो लोग जो ऑडियो बुक रीडर्स हैं, तो उर्दू वर्जन की पूरी 8 आवर्स की ऑडियो बुक भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से इसको सुन सकते हैं। और अगर आप वीडियो सीरीज़ के अंदर इसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जनाब बुक में क्या है, उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। सिंपल मकसद ये है कि आपको हेल्प आउट किया जा सके, आप अपनी लाइफ, अपने कैरियर, अपने बिजनेस के रोड मैप प्रॉपरली बना सकें और अपने गोल्स को अचीव कर सकें। सिंपली विजिट करें roadmapper.com और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। और वो लोग जो हार्ड बुक रीडर हैं, जो चाहते हैं कि उनके पास ये हार्ड बुक में अवेलेबल हो, तो आप वहाँ से जाके इनको ऑर्डर्स भी कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप चाहें तो रोड मैप्स के चार्ट्स भी जो हैं उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं roadmapper.com। और अगेन देखिए, मैं वो लेयरिंग हो रही, मेरा नेक्स्ट सवाल भी इसी से ही कनेक्ट हो रहा था कि आपने 4-5 स्टेप्स बता दिए। स्टेप्स वो हैं डिफ़िकल्टी के लेवल से भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से पे ऑफ भी उसी के हिसाब से हाई होता जा रहा है। जितना डिफ़िकल्टी का लेवल, जितना लेवल पे आप पहुंच रहे हैं, आपका रिवॉर्ड भी उसी के हिसाब से होता जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अब चाहूँगा कि इसके अंदर हम चलते हैं थोड़ा सा उस साइड पे जो कि है प्रोडक्टाइजेशन वाला पार्ट के अंदर। ये सारी चीज़ें ज़्यादातर हमने बात कर ली स्किल ओरिएंटेड। स्किल आप डेवलप करेंगे तो अपनी सर्विसेज के एंगल से काम कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात करते हैं प्लगइन्स की भी और थीम्स की भी, और ख़ास तौर पे हमें कम्युनिटीज़ में और वर्ड कैंप में हमने देखा है लोग आते हैं, ये दुनिया क्या है, ठीक है, ये जिन सर आपने 2-3 प्लगइन्स के नाम वूकॉमर्स का बताया, मेंबर्स वाला बताया, दूसरी चीज़ें, इसमें क्या पैसा है, क्या पर्क्स हैं, एक बंदा सर्विसेज में रहे या प्रोडक्ट साइज में आए, क्या दुनिया दो। अच्छा, इसमें मैं बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक थीम आपने बना दी है और वो थीम आपने कोई बनाई है प्रीमियम वर्जन, आपने फ्री वर्जन दे दिया पब्लिक के लिए, लेकिन आपने एक प्रीमियम फीचर को बना के रख दिया, और वो सिर्फ और सिर्फ वो बंदा लेगा जो पैसे देगा, उसको आप वो वर्जन दोगे थीम का। उसकी सेल फॉर एग्ज़ाम्पल हो, अगर उसकी प्राइस आपने रख दी $10 फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसकी सेल हो जाती है 1 लाख, तो 1 लाख को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 लाख हो जाएगा। और $10 लाख की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि आप कम से कम $10 का प्लगइन थीम या प्लगइन दे रहे होंगे इन केस, और $10 लाख आपको मिल जाएंगे। बेसिकली जो डिफरेंस आ रहा है और जो मैं थोड़ा ऑडियंस से कनेक्ट करना चाहूँगा, वो टाइम वैल्यू का आ रहा है कि वहाँ पे सर्विसेज के अंदर आप टाइम बेच रहे हैं और टाइम आपका लिमिटेड है, आपकी एनर्जी लिमिटेड है। जब प्रोडक्टाइज में आप चले जाते हैं तो फिर उसकी मार्केटिंग और सेल्स वाला पार्ट आ जाता है, वो फिर एक्सपोनेंशियल होती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितनी
प्रॉब्लम सॉल्व की है कस्टमर की। अब देखिए ऐसे प्लगइन भी होंगे जो जिनकी आप कह लें कि डाउनलोड्स 10 या 15 होंगे, मैं उनकी बात भी करूँगा कि 10-15 होंगे क्योंकि उन्होंने उतने कम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की है। लेकिन जब हम लोग ने थोड़ी देर पहले बात की थी 40% ऑफ द वेब, तो अगर आप वैसे ही तुक्का लगा लें कि दुनिया में इस वक्त 10 करोड़ वेबसाइट्स हैं, तो 10 करोड़ का 40% अगर आप लेंगे तो इतनी वेबसाइट्स की ज़रूरत तो है ना वर्डप्रेस की और उसके प्लगइन्स की, इसके थीम्स की। सो इसमें जैसे मैंने बात की, आजकल हर किसी ने ऑनलाइन शॉप खोलनी है, तो वो कॉमर्स की सेल सबसे ऊपर है। अच्छा, अब वो कॉमर्स के अंदर वो कॉमर्स क्या करता है, वो इसको बेसिक फंक्शनैलिटी दे दी। अब वो कॉमर्स के आगे सब प्लगइन्स होते हैं जो वो कॉमर्स की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करते हैं। वो कॉमर्स का जो रेवेन्यू आता है उसमें जो टॉप 3 कंपनीज थी उनमें से एक कंपनी पाकिस्तानी थी, अभी भी है। ये इधर इस्लामाबाद में वो ऑपरेट कर रहे हैं। जब गोरों की प्रमोट कर रहे हैं तो अपनी लोकल की नहीं प्रमोट करते हैं। एडिफाई के नाम से कंपनी है पाकिस्तान में, इधर ही गुलबर्ग के आसपास उनका ऑफिस है। मैं भी उनका ऑफिस विजिट तो नहीं किया। दे वर आल्सो स्पॉन्सर अवर वर्डकैम इन इस्लामाबाद। तो वो कर रहे हैं टॉप 3% में वो आते हैं जो वो कॉमर्स से भी नेक्स्ट लेवल का प्लगइन बना के वो कॉमर्स के थ्रू सर्विसेज बेच रहे हैं। मैं यहाँ पे अपने दोस्त अदनान साहब का भी करना चाहूँगा, WP बिल्कुल ब्रिगेड वाले। वो मैं उनकी तरफ भी आना था मैंने। जरूर। तो WP ब्रिगेड वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए। उनके जो प्लगइन्स हैं, सिंपल एक प्लगइन है कि जी लॉगिन का पेज आपने डिफरेंट कर देना है। मैंने यहाँ पे इसकी जर्नी शेयर करना चाहूँगा और आप सबके लिए भी, थॉट प्रोसेस के लिए भी, आइडियाज़ के लिए ना, कि जिस तरह जहन में इनके बन रहा होगा मैं किस तरह का प्रोडक्ट बनाऊँ, क्या आइडिया हो, क्या यूनिक हो, और ना ताकि वो बिक जाओ सारा कुछ। जब अदनान से डिस्कशन हो रही थी ना उस ज़माने में जब ये लॉगिन का, तो अच्छा मैं आइडिया देता हूँ, आप सर्च भी कर लीजिएगा। बेसिकली वर्डप्रेस के जो यूज़र्स हैं ना, जब आप उसके अंदर लॉगिन करने जाते हैं तो एक बेसिक सिंपल सा लॉगिन का वो एक पेज आता है, लैंडिंग पेज होता है। आप नाम और ईमेल डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और आप साइन अप हो जाते हो। तो वहाँ पे उनका प्लगइन ये आपको कस्टमाइज थीम्स टेम्पलेट्स देता है जो आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। अपना लोगो लगा लें, अपना लोगो लगा लें, चेंज कर लें। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ वो ये आपको दे देता है, बीइंग अ डेवलपर या आप जब कस्टमाइज का काम कर रहे हैं ना, तो क्लाइंट को जब आप प्रेजेंट करते हैं ना, उसको ये फील नहीं आती कि वर्डप्रेस में काम हुआ हुआ है। तो ये भी लोग इस तरह उसको यूज़ करते हैं। तो वो आइडिया कैसे जनरेट हुआ अदनान से जब डिस्कशन हुई, अदनान कहता है वैसे ही हमारे पास रिसोर्स पड़े हुए थे, टाइम था, हमने कहा यार ये चीज़ें चलो बना के ट्राई करते हैं। वो उन्होंने बनाई और उन्होंने वर्डप्रेस का जो फ्री आपका है wordpress.org, राइट, बिल्कुल वहाँ प्लेटफॉर्म पे आपने फ्री में वो दे दी। वहाँ पे जब उन्होंने फ्री में दिया तो आई गेस विद इन फ्यू वीक्स या मंथ्स के अंदर वो 5 से 10,000 तक उसकी डाउनलोड्स चली गई। अब मार्केट आपको बता रही है कि देयर इज अ पोटेंशियल सारी चीज़, और उस टाइम में उन्होंने 4 से 5 टेम्पलेट्स निकाली थी। बिल्कुल ये निकाली और फिर उसके बाद वो प्रीमियम में गए। एंड फिर उन्होंने जब मेरे साथ हमने जब एप्सोमो पे काम किया तो वो वहाँ पे एक बूस्ट अच्छा खासा मिला। क्या सबसे बड़ा जो की पॉइंट बिका वो ये बिका कि आप थीम्स के साथ साथ आप जो आपका है ना क्लाइंट, वो कहता है यार मुझे ना बना दो वेबसाइट। वो ये नहीं कहता वर्डप्रेस में बनाओ और दूसरे जो भी टेक्नोलॉजीज है या टेक्नोलॉजी उसमें बनाओ। जब आपने उसको इंटरफेस चेंज कर दिया, डिज़ाइन चेंज कर दिया ना, तो वो डिफ्रेंशिएटर हो गया आपका और दूसरे लोगों का, और जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने सेल आउट किया। तो यहाँ पे जो पॉइंट है एम्फसाइज करने का वो ये है, जो आइडियाज़ की हम बात कर रहे हैं कि जब आप फील्ड में कुछ भी काम कर रहे हैं, जो आइडिया थॉट प्रोसेस आपके जहन में आता है ना, जस्ट गिव इट अ ट्राई। बिल्कुल ठीक। और आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ें वहाँ पे कनेक्ट हो जाए। यहाँ पे मैं चाहूँगा और अगर एक दो कोई कंपनी जो हमारे पाकिस्तान से थीम्स में या प्लगइन्स में काम कर रही हैं तो शायद थीम और प्लगइन में ना हो लेकिन सर्विसेज में है। उनके कोई प्लगइन भी हैं, मुझे उसका ज़्यादा याद नहीं है। ब्लॉक्स पे काम कर रहे हैं, ये कराची में हैं, WP एक्सपर्ट्स। ओके, WP एक्सपर्ट्स कराची में है। दे आर आल्सो अ बिग कंपनी जो कि वर्डकैम को स्पॉन्सर करती हैं। मैं यहाँ पे एक और बताऊँगा और हम उसको भूल जाते हैं, WP बिगनर्स, ठीक है, वो भी सैयद बल्कि वो भी पाकिस्तानी हैं और बाहर जाके अब सेटल हो गए हैं। उसके अब आपको पता है अब नई गेम क्या है, ठीक है, ज़रूर उनको फॉलो करें। अगर आप वर्डप्रेस में और WP बिगनर्स को नहीं जानते तो इसका मतलब अभी आप अर्ली स्टेज के अंदर हैं, अभी आपने स्टार्ट भी नहीं किया। आपने भी ये नहीं सर्च किया कि जी हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम, ठीक है ना। तो ही वाज समवन जिसने ब्लॉगिंग को स्टार्ट किया और सिंपल वर्डप्रेस के बारे में वो आर्टिकल लिखता था, बिल्कुल। तो अब वो बंदा वर्डप्रेस के जो प्लगइन्स और थीम्स हैं ना, उनके जो रनिंग बिजनेसेस हैं उनको एक्वायर कर रहा है। और लास्ट में जो मैंने उसको फॉलो अप किया देखा है,
आई गेस 26 बिजनेसेस को वो एक्वायर कर चुका है, बड़े बड़े जो प्लगइन्स के और थीम्स के बिजनेसेस थे, राइट। सो अगेन बहुत बड़ी दुनिया है और जो है ना बड़ा इसमें पैसा भी है थीम्स और प्लगइन्स के साथ भी। और मैं अगेन आप लोगों से भी डिस्कस होती है वैसे भी जनरल गेम अगर आप बड़ी प्ले करना चाहते हैं, और हमने रोड मैपर बुक को भी अगर कनेक्ट करना उसमें हमने यही बात की कि पैसा क्रिएट होता है जब आप ओनरशिप वाले लेवल पे जाते हैं, जब आप प्रोडक्ट में या कोई चीज़ आपने बनाई है उसको ओन कर रहे हैं तो वहाँ पे क्रिएशन होती है। बिल्कुल ऐसे। अब बात करते हैं थोड़ा सा वर्ड कैम्प की। बहुत से लोगों को नहीं पता ये वर्ड कैम्प क्या है, वो समझते हैं कोई और दुनिया है और वर्डप्रेस अलग दुनिया है। ज़रा ये बताएं क्या है वर्ड कैम्प। सो जस्ट लाइक कॉन्फ्रेंसेस डिफरेंट दुनिया के रीजन्स में वेब की कॉन्फ्रेंस होती हैं, बाकी टेक्नोलॉजी की कॉन्फ्रेंस होती हैं, इसी तरह वर्डप्रेस की कम्युनिटी है। सो वो लोग जो वर्डप्रेस की कम्युनिटी के साथ किसी भी तरह से अटैच हैं, दे गैदर एट अ प्लेस, सो वी कॉल इट वर्ड कैम्प। सो वर्ड कैम्प जो है इस वक्त दुनिया के अंदर आई गेस अराउंड 100 सिटीज़ में वर्ड कैंप्स होते हैं। वर्ड कैंप साल में एक दफ़ा होता है एक सिटी में। सो पाकिस्तान में भी 3 सिटीज़ हैं जो वर्ड कैंप्स करवा चुकी हैं या करवा रही होती हैं, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है। इसके अलावा बाकी दुनिया में तो हो ही रहे हैं, ठीक है। और अच्छा, वर्ड कैंप के अंदर होता है क्या है कि वॉलंटरीली स्पीकर्स भी आते हैं जिनको कुछ ना कुछ नॉलेज होती है, नॉलेज देने के लिए। सब्सिडाइज टिकट्स होते हैं हमारे अटेंडीज़ के लिए, यानी कि अगर हमारा पर अटेंडी कॉस्ट आ रही है 5,000 रुपये फॉर एग्जांपल, तो हमारी टिकट की कॉस्ट होती है 1,000 रुपीज़। उसमें समटाइम हम लोग टी शर्ट भी दे रहे होते हैं, वो टी शर्ट भी उससे महंगी होती है, डिनर भी है, लंच भी है, बिल्कुल ऐसा सब कुछ है, बल्कि नाश्ता भी होता है, बिल्कुल ऐसा ही, चाय होती है, सब कुछ है। वो सारी कॉस्ट हमें मिल रही होती है वर्डप्रेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। सो ऑलमोस्ट 50% हम लोग टिकट से जनरेट कर लेते हैं और लोकल स्पॉन्सर से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एडिफाई की बात की, देवर आवर स्पॉन्सर लास्ट ईयर। डेव कॉज है लाहौर की कंपनी, देवर स्पॉन्सर रहा हूं कराची का फर्स्ट साल, बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि वो जर्नी हम शेयर करेंगे जब स्पीकर वाले पे आएंगे जरूर। तो अलॉट ऑफ कंपनीज जो लोकल कंपनीज हैं वो स्पॉन्सर करती हैं, और फिर ग्लोबल स्पॉन्सर होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ब्लू होस्ट, गोडैडी, वो ग्लोबल स्पॉन्सर, वो हमें डायरेक्टली स्पॉन्सर नहीं करते, वो वर्डप्रेस.org को स्पॉन्सर करते हैं, वर्डप्रेस.org वो कॉस्ट पैसे हमें पे कर देती है। तो इस तरह हम लोग इसको मैनेज कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ द कॉन्फ्रेंस फोकस ऑन वर्डप्रेस की कम्युनिटी टेक्नोलॉजी। और इसमें एक चीज़ और बता दूँ, सिर्फ ये नहीं कि वर्डप्रेस में कोडिंग कैसे करते हैं, मैं जैसे बता रहा हूँ कि वर्डप्रेस के इकोसिस्टम में तमाम आईटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कनेक्ट होता है। इट कैन बी, जैसे मुझे लास्ट वर्ड कैंप से याद है, एजाइल के ऊपर भी बात हो रही थी, आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बात हो रही थी। मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है आजकल। उसके अलावा प्रोग्रामिंग के भी कुछ टॉपिक्स थे, वर्कशॉप्स थी। उसके अलावा कुछ पावर यूज़र्स के लिए, SEO के लिए बहुत अच्छी टॉक थी। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो हम लोग लाजमी शेयर कर रहे होते हैं। तो इट कनेक्ट्स एवरीवन विद द कम्युनिटी। फिर हमारा जो स्पेशल चीज़ होती है वो होती है नेटवर्किंग। अगर नेटवर्किंग ना होना हमारे इवेंट्स पे आके तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आए स्पीकर आए कुछ बता के चला जाए और बंदा फिर सोचता रहे वो कहाँ पे चला गया। तो हम लोग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ओवर द लंच, ओवर फ्री पीरियड्स के लोग कनेक्ट करें स्पीकर से, बाकी लोगों से, सो दैट दे कैन कनेक्ट नेटवर्क। और यकीन करें कि वर्डप्रेस कम्युनिटी के अंदर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम, मैं भी लास्ट मीटअप में भी ये बात कर रहा था, जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम कोई स्पीकिंग एक्सपीरियंस हमारे प्लेटफॉर्म से आगे किया था। नाउ दे आर स्पीकिंग एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। और मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ऐड ऑन करना चाहूँगा ताकि वो लोग जो सोलो बैठे हुए और समझते हैं इवेंट्स में जाना है या नहीं जाना। मैं खुद वर्डप्रेस के इवेंट्स में स्पीकर भी रहा हूँ, अटेंडी भी रहा हूँ, पीछे ऑर्गेनाइजर्स के सपोर्ट में भी काम करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें देखी। एक जो यूनिक एलिमेंट है ना वर्डप्रेस का, वो ये यूनिक एलिमेंट है, वहाँ पे सारे इक्वल हैं। ये आपको बहुत कम इवेंट से मिलेगा। ऑर्गेनाइज़र से लेकर, अटेंडी से लेकर, स्पीकर तक, लेवल तक हर कोई इक्वल है। कोई ये नहीं कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, कोई नहीं है कि बहुत नीचे है। तो ये एक बड़ा यूनिक एलिमेंट है, जिससे क्या होता है हर किसी को वो वेटेज मिल रही होती है जो टॉप के लोगों को मिलनी चाहिए, सबको इक्वल मिल रहा होता है। मतलब आप स्पीकर भी बन सकते हैं अगर आप अपने टॉपिक पे किसी चीज़ पे महारत रखते हैं, चाहे जिस भी लेवल का, आपको मौका दिया जा रहा होता है। अच्छा, आप किसी और तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वहाँ पे वो भी आपको दिया जाता है। नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं। और नेटवर्किंग से मैं अपडेट करूँ, जब 2001 वाला हमारा कराची में कब हुआ है, 2018 में जब हुआ, और मुझे ना लास्ट 2 से 3 दिन पहले पता चला कि यार ये होने जा रहा है। और पहले तो वही जो मिस कॉन्सेप्ट था ना कि वर्ड कैम्प इज समथिंग एल्स,
वर्डप्रेस इज अलग। तो जब क्लियर हुआ, बल्कि मुझे अदनान के थ्रू पता चला, तो मैंने कहा यार ये तो अटेंड करना है। और वो क्यों अटेंड करना है, इसलिए कि यार वर्डप्रेस ने बहुत कुछ मुझे भी दिया और बहुत सारी चीज़ों में सीखने का मौका और बहुत सी चीज़ों में ग्रोथ किया। तो मैंने कहा यार क्या चीज़ हो, मेरा था यार मैं स्पीकिंग के तौर पे आऊँ, तो पता चला नहीं स्पीकिंग स्लॉट्स हो गई। मैंने कहा अच्छा और क्या ऑप्शन है। अच्छा वो स्पीकिंग इसलिए आना चाह रहा था, वो जो आपने नेटवर्किंग की बात की ना, कि जो स्पीकर्स हैं जब आप उसके सर्कल में जाते हैं, ऑर्गेनाइजर्स के सर्कल में जाते हैं, डिफरेंट लर्निंग होती है, एक अलग होता है। मैंने कहा अच्छा फिर क्या ओपनिंग है, उसने कहा स्पॉन्सर के तौर पे अगर आप आते हो तो फिर आप वो नेट आपका एक जो प्रैक्टिस है वो ये होती है, एक स्पीकर डिनर होता है एक दिन पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज ए स्पॉन्सर के तौर पे आप आ सकते हैं या स्पीकर के तौर पर, जिसमें आप सारे उन लोगों से कनेक्ट होते हैं जो इस एलिमेंट से आए कि दे वांट टू शेयर, ठीक है। वो शेयर कर रहे होते हैं और बहुत आपकी बहुत सॉलिड नेटवर्किंग बनती है। अगर मैं और आज ताहिर यहाँ बैठे हैं ना, ये कर रहे हैं, तो ये उसकी वो जो इवेंट है वो मैंने अटेंड किया और फिर सारी ये जर्नी स्टार्ट हुई, तो आपको वो मिलता है। तो मैंने स्पॉन्सर किया इवेंट वो, और मैं पहुंचा यहाँ से इस्लामाबाद से कराची पहुंचा, अटेंड किया। और मेरे ख्याल से वो जो मैंने कॉस्ट पेयर की, तो वो मेरी एक तरह से इन्वेस्टमेंट 10x या 100x होके जो है ना मुझे वो फ़ायदा दे रही है, ठीक है। मैं उसके बाद स्पीकर भी बना, फिर इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में भी आया, आप लोगों से कनेक्ट हुआ, बहुत से जेम से कनेक्ट हुआ, बहुत से ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला वो बिहाइंड द सीन जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज रन कर रहे हैं, सर्विसेज की, एजेंसीज की, प्रोडक्ट्स की, और उधर से सीखने का मौका मिला नेटवर्किंग। तो अगेन आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आप वर्डप्रेस से कनेक्टेड हैं तो ज़रूर जाएँ, मीटअप्स में भी अटेंड करें, लेकिन वर्ड कैम्प को ज़रूर अटेंड करें। बहुत सी कंपनीज आती हैं और ख़ास तौर पे उनको लिए भी मैसेज है जिन्होंने वर्डप्रेस से बड़ा पैसा छाप लिया है, लेकिन हाँ वर्डप्रेस का एक मोटिव है 5 फॉर द फ्यूचर। देश है कि 5% आप वापस इन्वेस्ट करें वर्डप्रेस की कम्युनिटी में। देयर आर कंपनीज जो इससे ज़्यादा भी इन्वेस्ट करती हैं, बट एटलीस्ट दे रिकमेंड कि आप 5% इन्वेस्ट करें। एंड इट इज़ नॉट कि आप पैसा इन्वेस्ट करें, इट कैन बी आप हफ्ते के अगर 40 घंटे काम करते हैं तो आप उसका 5% जो आपके 2-2.5 घंटे बनते होंगे वो आप इन्वेस्ट 2.5 घंटे आप वर्डप्रेस के लिए काम कर लें। और वर्डप्रेस के लिए काम आप कैसे कर सकते हैं, किसी भी तरह वॉलंटियर कर सकते हैं। आप कोई ट्रांसलेशन कर सकते हैं उर्दू में, उर्दू की ट्रांसलेशन, आप QA का के तौर पे काम कर सकते हैं, आप एज अ डॉक्यूमेंटेशन राइटर काम कर सकते हैं, कंटेंट राइटर काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी कम्युनिटी है ये। इसमें मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ एक लड़के की, ये नेटवर्किंग के हवाले से, वर्डप्रेस इकोसिस्टम के हवाले से। जो हमारा लड़का है इधर, उसका मुझे सिटी नहीं सिटी भूल गया उसका, नहीं वो दूसरा था। सो उसने स्टार्ट किया था ट्रांसलेशन से, ही डिड ट्रांसलेशन फॉर वर्डप्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड बेस्ड ऑन दैट एक कंपनी को पता चला कि जी इस बंदे ने ट्रांसलेशंस की हैं, तो पाकिस्तान की एक और कंपनी थी, उसने उसको उस कंपनी ने हायर कर लिया कि जी आप हमारे प्लगइन की ट्रांसलेशंस करके दो वर्डप्रेस पे। और लास्ट वर्ड कैम्प पे हम लोगों ने उस चीज़ को हाईलाइट भी किया था। एंड आई गेस अगर मैट के बाद किसी के पास सबसे ज़्यादा वर्डप्रेस कम्युनिटी के बैजेस हैं तो वो उस बंदे के पास हैं। मेरे ज़हन से उसका नाम भी स्किप हो गया, मैं थोड़ा ब्रेक चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे एक और बात हमें एम्फसाइज करना चाहिए ज़रूरी, कि जो आप वर्डप्रेस को यूज़ कर रहे हैं ना, डोंट ओनली थिंक कि सिर्फ इसमें इंटरनेशनल या गोरो ने कंट्रीब्यूटेड किया है, बहुत से पाकिस्तानी हैं जो वर्डप्रेस के अंदर, और अगर 2-3 नाम आप लेना चाहें ज़रूर, कि जिन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है वर्डप्रेस की मेन स्ट्रक्चर के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। इसमें डेफिनेटली काशिफ का भी आपने नाम लिया था। काशिफ आप कह लें कि वो बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है इस लिहाज से, उसने कभी शोकेस या शोशा नहीं मारा इस चीज़ का, बट ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन दिस कम्युनिटी। उसके अलावा कराची से कुछ लड़के हैं, लेकिन ये अब्दुल्ला रमज़ान है, अब्दुल्ला बहुत एक्टिव है इस कम्युनिटी में। इधर अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो साजिद ने इस्लामाबाद में कम्युनिटी स्टार्ट की थी। ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क फॉर दैट, उसने अपना प्लगइन भी फ्री में दिया वर्डप्रेस कम्युनिटी को। सो अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं चाहूँगा इसको अगर डॉट को कनेक्ट करें ना, मुझे अभी जो एक डॉट कनेक्ट हो रहा है वो वर्डप्रेस के इकोसिस्टम से कनेक्ट हो रहा है। और जो मुझे इस चीज़ का, वो आपने कहा ना कि मेरे पास टॉपिक नहीं है बिज़नेस का, आपके पास बड़ा टॉपिक, आप देखें बिज़नेस की कोर पे बैठे हुए हैं। वो कहते हैं ना, जिसके पास इल्म आ जाता है ना, वो कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। असल में वर्डप्रेस का अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें ना, तो वर्डप्रेस के जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था वो था कि टेक को फ्री में लेके आया जाए ताकि मैसेज तक पहुँचा जाए, और उसकी यूजेज से जो है ना वो वेल्थ जनरेशन या इनकम जनरेशन या वो सारा कुछ हो। वही स्ट्रक्चर जो है ना, वही कॉन्सेप्ट उन्होंने अपने यूज़र्स में लेके आया।
ठीक है, अगर ताहिर ये काम कर रहा है या यूसुफ ये काम कर रहा है या स्पॉन्सर ये काम कर रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा बल्कि लगा रहे हैं, गिव बैक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एलिमेंट लेके आओ। अगेन अगर आजकल जो कंटेंट भी लोग क्रिएट कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप गिव करें, फ्री में दें या फला चीज़ें दें, ताकि वो एलिमेंट यही है कि आप पहले प्रूफ कर रहे होते हैं कि यार आपकी वैल्यू क्या है, और जब वो मार्केट में जाती है, जिस तरह आपने बताया कि उनका वो उर्दू में ट्रांसलेट किया, उन वैल्यू नज़र आई, तो राइट बंदे को जब नज़र आई इस वैल्यू को, तो उन्होंने उसको लेके मार्केट के अंदर आके उसको पे किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और अक्सर लोग हमारे आजकल जो यूथ है ना, वो सिंपल ये कहती है कि भाई मुझे फ़ौरन से पैसे आ जाए, और ना जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं, फंसना भी शुरू होते हैं। बल्कि इस टॉपिक पे व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दैट? जो वर्डप्रेस उन्होंने बताई थी या वर्डप्रेस की कम्युनिटी जो बिल्ड हुई है, इसका पर्पस जो फर्स्ट मोटिव अगर आप बात करें ना, तो वो ये नहीं था कि जी मैंने इससे पैसा कमाना है, इट वाज ओपन सोर्स। और जो वर्डप्रेस है आज भी, दिस इज़ द ओनली लार्जेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड जिसका कोई CEO नहीं है, जिसका कोई ओनर नहीं है। सो कम्युनिटी ओन्स इट। सो जो 100 शहरों के वर्ड कैंप्स हैं और जो 300 से ज़्यादा शहरों के वर्डप्रेस मीटअप्स हैं और उनके अंदर जो मौजूद है, अगर मैं बात करूं हमारे मीटअप में अगर 50 लोग आते हैं, तो आप 10-15 हज़ार जो लोग हैं जो उस वर्डप्रेस कम्युनिटी से कनेक्टेड हैं, दे ऑल ओन इट, एवरीवन हैज़ इक्वल पार्ट्स इनटू इट। सो कोई एक बंदा इससे फ़ायदा नहीं ले रहा। सो अगर मैं काम करके डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ वर्डप्रेस कम्युनिटी को, तो वो लाखों लोगों तक पहुँचता है। इसी तरह किसी और बंदे ने जो काम किया उसका बेनिफिट मैंने भी उठाया है। अब ये सेंस ऑफ आप कह लें कि ओनरशिप है, जिसकी वजह से हम लोग गिव बैक करते हैं। नॉट एवरीवन गिव्स बैक टू द कम्युनिटी। सो जितने भी सक्सेस है या जितने भी जर्नी है, या इवन मैं अगर अपनी जर्नी को भी देखूं, तो जो मैंने पहला काम किया था एज अ फ्रीलांसर, मैंने ये सोच के नहीं किया था कि मुझे इससे पैसे मिलेंगे। एक बंदे को प्रॉब्लम थी, मैंने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। इन रिवार्ड दैट पर्सन पेड मी। आपने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, पहला स्टेप ही ये है। गलती हम लोग यहाँ पे करते हैं, हम लोग कहते हैं कि जी वो मुझे क्या देगा, फिर मैं उसका काम करूँगा। वो बंदा क्यों देगा आपको? उसको आपकी वर्थ ही नहीं पता। आपकी वर्थ पता चलेगी जब आप कुछ देंगे। मैं किसी को कुछ दूंगा तो उस बंदे को पता चलेगा मेरी वर्थ क्या है, फिर वो मुझे पे बैक करेगा। लेकिन मैं कहूँ कि नहीं, पहले आप मुझे दो, फिर आपको मैं काम करके दूंगा, तो अगर तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक टाइटल लगा हुआ है टॉपटेल का। अगर मैं किसी को कहता हूँ कि मैं टॉपटेल के थ्रू काम करता हूँ, तो और वो टॉपटेल को जानता है, तो फिर तो उसको पता होगा टॉपटेल की क्या वर्थ है और जो बंदा टॉपटेल पे है उसकी वो क्या चार्ज करेगा। बट मैं अगर यहाँ पे किसी बाहर जाके किसी भी एजेंसी को कहूँ कि जी मैं आपकी वेबसाइट बना के देता हूँ, वो कहेगा अच्छा 5,000 में बना दोगे, 10,000 में बना दोगे। मैंने आज से 4-5 साल पहले एक वेबसाइट बनाई थी, वो भी मैंने सब मैंने फ्री खाते में 30,000 की बनाई थी, और फ्री खाते में 30,000 की बनाई थी, ठीक है। और आज भी लोग हैं जो कहते हैं जी 5,000 में वेबसाइट बनवा लो। तो दैट इज़ अ डिफरेंस कि आप, वो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि वो एक कहानी चले यहाँ पे आ जाती है कि जी एक फादर ने अपनी बेटी को कोई कार गिफ्ट की, तो वो कार कबाड़ी के पास लेके उसने कहा मैं दे दूँगा $1,000 या जो भी उसके हिसाब से है। वही गाड़ी जब वो जाती है कंपेयर करने, जो गाड़ियों के शौकीन लोग होते हैं उनके पास, वो कहते हैं तो पता नहीं 10-20 एंटीक है, जिसके हम आपको इतने भी पे करेंगे। सो इट इज़ कि आपकी वर्थ कहाँ पे है, वैल्यू कहाँ पे। तो आपकी वर्थ जब कोई जानेगा तो वो आपको पे बैक करेगा, बट आपकी वर्थ शो करने के लिए आपको पहले कुछ करना है। यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त, और अगेन फिर हम रोड मैपर बुक से कनेक्ट करेंगे। पैसा कैसे मिलता है? पैसा मिलता है व्हेन यू प्रोवाइड द वैल्यू, और उसके लिए या तो आपकी मार्केट में वो ब्रांडिंग है, उसको अवेयरनेस है, जो जिसके पास आप जा रहे हैं कि भाई जिसने टॉपटेल की बात की, अगर पता होगा किसी बंदे को टॉपटेल का, तो वो टायर से 5,000 की बात ही नहीं करेगा। वो कहेगा भाई टायर का जो वैल्यू है वो लेट्स सपोज हाई लेवल से, तो अगर मेरे बजट में तभी मैं टायर से बात करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो वैल्यू क्या क्रिएट कर रहा है, और इनिशियल स्टेज में आप हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड ओपनिंग कि आप कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वहाँ से फिर आपकी वैल्यू क्रिएट होना शुरू होती है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है जो अभी वर्ड भी बीच में आया, आप अपनी ब्रांड बनाएं, पर्सनल ब्रांड, पर्सनैलिटी ब्रांड, ठीक है। कि जो कम आप करते हो अगला बंदा कहे कि जी इस फील्ड का नाम लिया तो साथ ही आपका नाम उसके जहन में है। अगर पाकिस्तान में किसी के जहन में वर्डप्रेस का नाम आता है और वर्डप्रेस की कम्युनिटी का नाम आता है, तो साथ ताहिर का नाम अगर आता है, तो इट मीन्स कि मैंने अपना ब्रांड बना लिया है।
अगर नहीं आता तो इट मीन्स कि मैंने अभी मज़ीद काम करना है इसके ऊपर। इस तरह आप जिस भी फील्ड से कनेक्टेड हैं उस फील्ड का नाम आते साथ ही अगर आपका नाम आता है साथ, जैसे आप कहते हैं ना गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर होना, और अब तो ये इतना मुश्किल हो गया फर्स्ट पेज के ऊपर होने के अलावा अगर आप सेकंड लाइन के ऊपर भी हो ना तो डज नॉट वर्थ इट। गूगल ने अपनी पहली जो 4 लाइंस हैं वो डेडिकेट कर दी हैं स्पॉन्सर के लिए, को दे दिए। 5वीं लाइन आएगी जो टॉप 1 रैंक कर रहा है, ठीक है, इस वक्त जो दुनिया में टॉप 1 रैंक कर रहा है वो 5वीं लाइन पे आएगा, 6ठी लाइन में कोई बंदा जाएगा ही नहीं, तो इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट। सो इसी तरह ये है कि आप जिस भी फील्ड के अंदर हैं अगर उस फील्ड का नाम आते ही साथ आपका नाम आता है तो इट मीन्स कि यू आर अ ब्रांड, फिर आपकी वर्थ है। अगर उसके साथ आपका नाम नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपको स्टार्ट जीरो से करना है या स्क्रैच से करना है या ग्राउंड लेवल से करना है। ग्राउंड लेवल से। और एक और बड़े हम एक और डॉट इधर कनेक्ट करेंगे ताकि ऑडियंस के लिए जो यूथ है और जो कुछ करना चाह रहे हैं फ्रस्ट्रेटेड उनको समझ आए कि जब आप किसी फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं और उसके अंदर आपको जो ओपनिंग नज़र आती है जो मॉनिटरिंग नहीं होती हैं बट यू कैन कंट्रीब्यूट दैट पार्ट, वो आपको डिफ्रेंशिएट करता है बाकी दूसरे लोगों से कि आपका उस फील्ड के अंदर एक्सेल होने के बहुत ज़्यादा ओपनिंग हो सकती है कि आप उन लोगों से मिलेंगे जहाँ पे मॉनिटरी आप नहीं जा रहे लेकिन आप बिहाइंड द सीन्स चीज़ों में कनेक्ट होंगे। ठीक है, जितना अब मैं वही बात करूं कि वहाँ पे जब कनेक्ट हुए तो मुझे और भी लोगों से मौका मिला सीखने का, समझने का, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह का बनाने का। कुछ लोग हमने डेवलपर्स हायर भी किए, सारी चीज़ें। अच्छा ताहिर भाई, यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और वो हम बात करना मैं ज़रूर चाहूँगा, जो लोग मिस इंफॉर्मेशन या इसको सही नहीं समझते GPL के ऊपर, ठीक है, और वो हम आ जाते हैं वर्डप्रेस के अंदर कि जी ओपन सोर्स है और हर चीज़ फ्री है और प्लगइन्स भी जो है ना, जिस तरह जो पेड है प्रीमियम, वो भी हम कहते हैं नहीं जी फ्री हमें दे दो, सही है, और हम फ्री की तरफ चले जाते हैं। अब वहाँ पे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि यार एक बंदा, एक कंपनी अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर बना के इन्वेस्ट करके रिसोर्सेज लगा के अगर एक अमाउंट चार्ज कर रही है और वो भी बहुत कम चार्ज कर रही है, मतलब $5, $10, $20, कहीं पे तो वो ये साल का भी होता है, वो इसलिए है कि वो एक तो उसको मेंटेन कर सके, उसको अपडेट कर सके और वो नई से नई अपग्रेड कर सके। हम जब उसको पे नहीं कर रहे उसकी वैल्यू और हम डिफरेंट एंगल से दूसरे रास्तों से वो ले रहे हैं तो हम उसका भी नुकसान कर रहे हैं कि वो ग्रोथ नहीं करेगा, वो नई डेवलपमेंट नहीं लेके आएगा और अल्टीमेटली हमारा भी नुकसान हो गया। हम फिर कहेंगे यार प्लगइन अपडेट नहीं हो रहा और अपना बनाने जाएंगे तो हमें और वो कॉस्टली बनेगा। तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द पीपल्स या प्रोडक्ट्स जो कि पेड हैं, कैसे यूटिलाइज करना चाहिए और उसको कैसे सपोर्ट करना चाहिए? मैं अगर अपनी बात करूं तो अराउंड a good amount of my money goes into subscription of a lot of tools, WordPress tools, WordPress के और बाकी भी जो मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आई पे एवरी टाइम। अच्छा, उसमें ये है, पहली बात आपको फ्री मिलेगा नहीं, आप जो मर्जी कर लें आपको वो फ्री नहीं मिलेगा। अगर कोई आपको फ्री में दे भी रहा है तो वो आप खुद उसकी प्रोडक्ट बन रहे हो, कहीं पे वायरस देगा, कहीं पे लिमिटेड होगा और मैंने बहुत से मसले होंगे। कई वेबसाइट के मसले हल किए जहाँ पे उनका डेटाबेस हैक हुआ या जहाँ पे उनके पास स्पैम आना शुरू हो गया था, फॉल्स ईमेल जनरेट होना शुरू हो गई थी उनके प्लेटफॉर्म से। ये सारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? फ्री प्लगइन या फ्री थीम से, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट है अगर उसकी कॉस्ट मार्केट ने रखी है, देखिए मार्केट में कोई आके ऐसे ही नहीं कहता कि जी ये प्रोडक्ट है मैं $10 की दूंगा, वो कंपैरेटिवली बाकी इंडस्ट्री के साथ देख के फिर डिसाइड करता है कि $10 की मैंने बेचनी है। और मार्केट अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस को एक्सेप्ट कर रही है तो इट मीन्स कि उसकी वो वर्थ है। सो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको वो प्रोडक्ट चाहिए तो आपको वो पे करना है। अगर आप वो पे नहीं करते और कोई ये कह रहा है कि मैं आपको ये चीज़ फ्री में दे रहा हूँ तो इट मीन्स कि वो आपको प्रोडक्ट बना रहा है अपनी, वो आपसे कमाएगा। अब कई केसेस ऐसे हुए हैं कि जी सर्वर या कंप्यूटर की हार्ड डिस्क या ड्राइव हैक हो गई, इनक्रिप्ट हो गई, हैकर ने साथ ही मैसेज दे दिया कि जी अगर आपको ये चाहिए वापस आपको जितने $1000 भेज दें मैं आपको डिक्रिप्ट कर दूंगा। उसके बाद भी आप भेजेंगे, क्या पता वो करे ना करे, ठीक है। तो इवेंचुअली हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको फेंकना पड़ता है या स्क्रैच से उसको रिस्टार्ट करना पड़ता है सारा कुछ। सो दैट आर द कॉन्स ऑफ इट कि जी ये कोई चीज़ फ्री में मिल जाए। हाँ, जब आपको पेड चीज़ चाहिए और आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, आई विल रिकमेंड कि आप सर्च करें उसको। आजकल तो आसानी से सर्च कर सकते हैं अल्टरनेटिव या ओपन सोर्स का वर्ड साथ लगा दें, ओपन सोर्स का वर्ड लगाएं। आपको चाहिए ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, आप लिखें ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स। आपको चाहिए कोई वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग ओपन सोर्स। अब ओपन सोर्स में आपको ये बता दूं पहले से ही
उसमें वो सब तमाम फीचर नहीं होंगे जो प्रीमियम में है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ आती है जो चीज़ मैं थोड़ी देर पहले क्या था, रिसोर्स मैनेजमेंट। आपको पता है आपके कितने रिसोर्सेज हैं, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके मुताबिक आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इफ़ यू कैन डू दैट यू कैन गो अहेड एंड नेक्स्ट टाइम यू विल बी एबल टू परचेज अ प्रीमियम प्रोडक्ट, और फिर आप उसके ऊपर कर सकते हैं। बट अगर आपने अपने रिसोर्सेज पहले ही मैनेज नहीं किए, मैं डिफरेंट इंटरव्यूज़ भी करता हूँ, मेरी जॉब का पार्ट है। फॉर एग्जांपल डेवऑप्स की बात करूँ, अब डेवऑप्स के रिसोर्स जब मैं इंटरव्यू करता हूँ उसे कहा जाता है ना कि जी आपने इसको स्केल करना है या आपने इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। उनका सिंपल सोल्यूशन होता है जी आप इसमें सर्वर ऐड करते जाओ। अगर हम बात करना लैंड की बात करते, बहुत पाकिस्तानी लोगों को बहुत समझ आती है रियल एस्टेट की, तो जी 10 बंदे रहते हैं 5 मरले के प्लॉट में फॉर एग्जांपल, तो अब अगर 15 बंदे हो गए तो क्या करेंगे, वो कहेंगे 5 मरले का और प्लॉट ले लो, फिर 5 मरले का और प्लॉट ले लो। ये सोल्यूशन है। वर्टिकल पे कोई भी नहीं जाएगा या ऑप्टिमाइजेशन पे कोई भी नहीं जाएगा, या कोई ऐसा सोल्यूशन हो कि जी 5 बंदों को सुबह के वक्त चाहिए, 5 बंदों को रात के वक्त चाहिए, तो हमको ऐसा सोल्यूशन बनाएंगे जिसमें दोनों मैनेज हो सकते हो। ऑप्टिमाइजेशन की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कोई भी नहीं करेगा। तो रिसोर्स मैनेजमेंट ये बहुत ज़रूरी है, बहुत कम लोगों को आती है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसी तरह जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए प्रीमियम वर्जन की, आप उसका फ्री अल्टरनेटिव लेके अपना काम करें। इफ़ यू कैन डू दैट यू विल बी एबल टू परचेज द नेक्स्ट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द थिंग यू हैव अचीव्ड विद द फ्री वर्जन। यकीन करें बहुत अच्छे अच्छे काम एडिटिंग के सिंपल पेंट से भी हो जाते हैं, बेयर मिनिमम होते हैं, आपको पेंट से भी हो जाते हैं। लेकिन एक बंदा आएगा आपके पास, आप उसको हायर करेंगे, अगर मुझे एडोब फोटोशॉप का लाइसेंस लेके दोगे तो फिर मैं काम करूँगा, मैं तो उसको हायर नहीं करूँगा। बल्कि आपने बड़ी अच्छी बात की और आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हैं हायरिंग का। जो आपके पास आ रहे हैं, जो सिलेक्ट होते हैं, उनके कुछ 2-3 चीज़ें बताएं, क्या चीज़ें उनको स्टैंड आउट कर जाती है, और जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रिजेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे, वहाँ पे क्या फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, क्या कमी देख रहे हैं? मैं एक सवाल अमूमन करता हूँ लोगों से ना, जो इंटरव्यूज़ करता हूँ, अच्छा आप जो भी डोमेन है, फॉर एग्जाम्पल वर्डप्रेस की डोमेन है, फॉर एग्जाम्पल डेवऑप्स की डोमेन है, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डोमेन है, जो भी डोमेन है, मैंने डिफरेंट डोमेन्स के इंटरव्यूज़ किए हैं। अच्छा आप इस अपनी फील्ड में नॉलेज गेन करने के लिए क्या करते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉमन जवाब क्या आता है? अच्छा अब कॉमन जॉब की बात करते हैं। कॉमन जॉब आता है जी मैं इसके टूल्स स्टडी करता हूँ, इसके बारे में लर्निंग लेता हूँ, यूट्यूब से करता हूँ वगैरह वगैरह सब कुछ। ये सारी मैं कहूँगा कि 2 नंबर बातें हैं, घिसी पिटी बातें हैं। ठीक है। मैंने नहीं देखा कोई बंदा जो यूट्यूब पे जाके स्टडी कर रहा हो। जब आपकी जॉब लगी होती है ना, आप कहते हो 6 बज गए, बैग बंद किया, अब जाके आप घर जाएंगे या दोस्तों के साथ बैठेंगे, जो मर्ज़ी करेंगे। कोई बंदा मैंने नहीं देखा, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने स्किल के ऊपर काम करते हैं उसके बाद। तो जो बंदा ऐसा अमूमी सा आंसर करता है ना, तो मुझे पता चल जाता है कि भाई ये बंदा खुद वापस इन्वेस्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्या आपने कोई प्रीमियम कोर्स परचेज़ किया है इस स्किल का? नहीं किया होगा। भाई मैं अगर एक चीज़ सीखना चाहता हूँ, मैं अपने टीचर की फ़ीस पे नहीं कर सकता। वैसे तो हमारा मज़हब कहता है कि जी जिसने एक लफ्ज़ भी सिखा दिया, मज़हब ये हमारे है कल्चर के अंदर, जिसने एक लफ्ज़ भी सिखा दिया वो मेरा उस्ताद है। हम लोगों से सीखना चाहते हैं, नॉलेज हमें दे दो और फ्री में दे दो। हम इतना भी नहीं कर सकते कि उसको $5 या $2 या $1 या जो पाकिस्तानी टीचर हैं, यकीन करें फ्री में कोर्सेज अवेलेबल है। हम लोग इतना भी नहीं करते कि हम उनको एक्नॉलेज कर दें। सही। तो सो यहाँ से मुझे पता चल जाता है बंदा इन्वेस्ट कितना कर रहा है इस डोमेन के ऊपर। क्या डायरेक्शन वो बताता है जिससे नज़र आता है कि यार ही इज सीरियस अबाउट दैट। एक तो आपने कहा कोर्स, पेड कोर्स या कोई कम्युनिटी इस तरह, और हाँ अच्छा, इसमें जो लोग मैंने सीरियस देखे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे कनेक्ट विद देयर कम्युनिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यकीन करें कुछ टाइम पहले की बात है, आज से 5-6 महीने की पहले की बात है, एक जूनियर रिसोर्स था, उसने मुझे मैसेज किया कि जी मैं एक मार्केटिंग एजेंसी के साथ काम कर रहा हूँ लेकिन टेक्निकली इसमें ग्रोथ मुझे नहीं मिल रही। और क्योंकि वो वर्डप्रेस कम्युनिटी का पार्ट था, मैंने वो मैसेज सिर्फ 2 लोगों को फॉरवर्ड किया कि जी इफ़ यू कैन मैनेज समथिंग। सुबह उसने मुझे मैसेज किया था, सुबह मैंने मैसेज 2 लोगों को फॉरवर्ड किया एंड बाय इवनिंग मुझे कॉल आई कि जी उस बंदे को मैंने हायर कर लिया। सही। वो बंदा क्योंकि कम्युनिटी का पार्ट था, क्योंकि वो एफर्ट कर रहा था, सीख रहा था, सो अगले बंदे को भी पता था कि जी ये बंदा ऑलरेडी कम्युनिटी का पार्ट है, सीख रहा है,
उसकी उसी दिन हायरिंग हो गई। और ये मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बंदे का ऐसा हो जाएगा, बट दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल कि जहाँ पे आपको पता चलता है कि जो बंदा कम्युनिटी से कनेक्ट है उसके पास नॉलेज भी होगा और वो जल्दी से उस जो आप कह लें जो पाथ है ना उसको जल्दी कवर करेगा। अगर एक बंदा अकेला बैठ के कहेगा ना कि मैं अकेला बैठ के काम करता हूँ और सीखता हूँ और मैं कुछ करता हूँ, तो वो नहीं कर सकता। लेकिन जो बंदा कम्युनिटी का पार्ट है वो जल्दी ग्रो करता है, वो जल्दी आगे बढ़ता है। जी जनाब, तो रोड मैपर बुक आपने पढ़ ली है या ऑडियो बुक सुन ली है या वीडियो बुक की जो सीरीज़ है उसको वॉच कर ली है, फिर भी कुछ सवालात हैं, फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है, फिर भी नॉट एबल टू टेक द राइट स्टेप्स टूवर्ड्स योर गोल और नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट द रोड मैप प्रॉपरली, सिंपली विजिट roadmapper.com/consultation। वहाँ पे कंसल्टेशन कॉल बुक करें और मैं आपके साथ बैठूंगा, 1-to-1 बैठूंगा और आपके रोड मैप के ड्राफ्ट को और आपके रोड मैप को ट्विक करने में, उसको ऑडिट करने में, उसको इम्प्रूव करने में आपकी इंशाल्लाह ताला हेल्प आउट करूंगा। अब चलते हैं वापस पॉडकास्ट की तरफ। सही है, तो उसकी ग्रोथ जल्दी होती है। और क्या हायरिंग के अंदर चीज़ें? सेकंड चीज़ जो मेरी इंपॉर्टेंट होती है वो मेरा फोकस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। ओके, सिनेरियो बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो इफ़ अ पर्सन कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम, और मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं करता, सही है, मैं एक्चुअल प्रॉब्लम बताऊंगा और एक्चुअल प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे चाहिए। सही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक डेवऑप्स की, मेरी एक एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर चल रही है, ठीक है, और वो क्रैश कर गई है। अब उसको रिस्टार्ट करना कैसे करेंगे? अब जो नॉर्मल बंदा होगा वो कहेगा, और डेवऑप्स जाएगा सर्वर के ऊपर, लॉगिन करेगा, लॉग चेक करेगा क्यों क्रैश किया, उसके बाद कुछ करेगा। लेकिन जिसने काम किया होगा उसको पता है कि भाई अगर रात को 12 बजे आकर रात को 12 बजे मैं उठ के देख थोड़ी रहा सर्वर को। तो जिसने काम किया होगा उसको पता होगा मैंने टूल इंस्टॉल करके रखा हुआ है सर्वर के ऊपर कि जैसे ये क्रैश करेगा उसने रिस्टार्ट कर देना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग रियल सिचुएशन है, जो एक प्रॉब्लम है जो मुझे फेस होती है उसको सॉल्व करना है। सो जो टिपिकल बंदा होगा उसने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की होगी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत, किसी भी डोमेन में आप चले जाएँ, वर्डप्रेस की डोमेन में अगर चले जाते हैं तो वर्डप्रेस की डोमेन में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरी थीम का कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अच्छा, बहुत मज़े की बात आता हूँ, मैंने कुछ बहुत लोगों से किया प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। यदि दो बंदे सेम रिपोजिटरी में काम कर रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट आ गया, आप कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व करेंगे? कोडिंग में कॉन्फ्लिक्ट आता है जब आप सेम फाइल में काम कर रहे होते हैं दो बंदे, तो जब कोड मर्ज करते हैं ना तो कॉन्फ्लिक्ट आता है। अब आपने उसको सॉल्व कैसे करना है? अब उसका कोई आप कह लें कि मैजिकल सोल्यूशन नहीं है, बट जिसने सॉल्व किया होगा उसको पता होगा कि जी मैंने कैसे पुल लिया और कैसे उसको फिर लाइन बाय लाइन जाके उसको रिजॉल्व किया और फिर उसके बाद उसको पुश किया। और जिसको नहीं पता होगा वो आए बाएँ शायद कोई ऐसे वैसे आंसर करेगा। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम जो होती हैं आपने उनको सॉल्व करना। अगर आप अपनी डोमेन में हैं और आपको यही नहीं पता कि आपकी डोमेन में प्रॉब्लम कौन कौन सी आती हैं, तो फ़ायदा क्या उसका? जी, अब मैं इसकी सिंपल सी नॉन कोडर के तौर पे एक बात कर देता हूँ। अब तो चले वर्डप्रेस 1 क्लिक से इंस्टॉल हो जाता है ना सी पैनल में जाके। उस टाइम पे हम करते थे अपलोड करके, डाउनलोड करके, और फिर आपको वो कॉन्फ़िगरेशन में जाके उसके लॉगिन्स वगैरह अपडेट, डेटाबेस वाला क्रेडेंशियल्स देने। अब जिसने अगर लेट्स सपोज वो काम नहीं किया हुआ है, उसको नहीं पता और WP कॉन्फ़िग का एरर आ रहा है, तो वो यही ढूंढता रह जाएगा कि कॉन्फ़िग फाइल पड़ी किधर होती है। वाइड स्क्रीन ऑफ डेथ बहुत कॉमन एरर है वर्डप्रेस के अंदर। कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? ये वो सिंपल क्वेश्चन है ना। अब जिस बंदे ने किया होगा वो बता देगा, जिसने नहीं किया होगा वो कहेगा मैं कोड में देखूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, तो उसका फ़ायदा नहीं है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे कनेक्ट करें कि एक बंदे जब आ रहे हैं लेट्स सपोज जॉब की तरफ जाना चाहते हैं वर्डप्रेस के अंदर, तो उनको बैक एंड पे क्या क्या एक तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करें और क्या टर्मिनोलॉजी की या फील्ड्स के अंदर सीख के हैं और फिर अच्छी ओपनिंग उसके लिए मिल सकती हैं, अच्छी जॉब में जा सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर अगर हम बात करें। सो आई विल रिकमेंड के स्टार्ट मेरा, अच्छा मैं इस सिर्फ वर्डप्रेस नहीं, मैं एक जेनेरिक अपना फार्मूला बता देता हूँ जो मेरा फार्मूला है। मेरा फार्मूला ये है कि किसी भी डोमेन में अगर आपने स्टडी करनी है, काम करना है, आप सबसे पहले उसका 2 घंटे का कंटेंट फ्री में जो अवेलेबल है वो आप कंज्यूम करें। 2 घंटे कुछ भी नहीं है, लेकिन मज़े की बात हूँ कोई भी नहीं करता। अच्छा, सही है। अच्छा, 2 घंटे का कंटेंट आपने कंज्यूम करना है, आपको पता चल जाएगा आपने इसमें मजीद इन डेप्थ जाना है कि नहीं जाना। अब 2 घंटे का फ्री कंटेंट आपको यूडेमी से भी मिल जाएगा, यूट्यूब से भी मिल जाएगा। सही है, फील्ड की ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वो 2 घंटे का कंटेंट कंज्यूम कर लिया, आपको पता चला मैंने इन डेप्थ जाना है। अब मैं कहता हूँ आपने 10 घंटे का फ्री कंटेंट कंज्यूम करना है, ठीक है, उसी फील्ड के अंदर रहते हुए। अब 10 घंटे का कंटेंट कंज्यूम करने का मतलब ये है कि आप अगर 1 हफ्ते में कंज्यूम करते हैं तो यू कैन डू इट।
हालांकि एक दिन में 10 घंटे होते हैं मुझे पता है, लेकिन मैं कभी भी नहीं कहूँगा आप एक दिन में 10 घंटे कंज्यूम करके बैठ जाओ, आपको कख समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एक हफ्ते में वो 10 घंटे का कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा येस और नो, इस फील्ड में मैंने मजीद जाना है कि नहीं जाना। अगर आपने 10 घंटे भी कंज्यूम कर लिए हैं ना, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ 80 to 90% ऑफ पीपल, क्योंकि उन्होंने वो भी कंज्यूम नहीं किया हुआ। 10 घंटे के बाद अब अगर आपने उस फील्ड में मजीद जाना है, अब आप उस फील्ड का ना सबसे अच्छा जो कोर्स है ना, जो आप अफोर्ड कर सकते हो, वो परचेज करो, इन्वेस्ट करो। व्हाई पेड कोर्स? देखिए, फ्री में आपको एक हद तक तो लोग बता देंगे, आपको रास्ता बता देंगे, आपको मंजिल बता देंगे, लेकिन जो उस रास्ते या मंजिल की जो हर्डल्स हैं ना, उनको कैसे ओवरकम करना है वो कोई भी नहीं बताएगा। इतना टाइम ही नहीं है ना, 10 घंटे में आप क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते। 10 घंटे में वर्डप्रेस को मैं अगर बताना शुरू करूँगा, मैं बता दूंगा इसमें इंस्टॉलेशन कैसे होती है, इसमें थीम कैसे चेंज करनी है, कलर कैसे चेंज करना है, प्लगइन कैसे चेंज करना है, 2-4 बातें और बता दूंगा, 10 घंटे खत्म हो जाएंगे। वो भी असल जो उधर फेड में फर्क वही आप वाली बात आ रही है कि वो जो उस्ताद आपके सर पे खड़ा होकर या एटलीस्ट उसके थ्रू वो जो आपको ट्वीक कर रहा होगा ना गाइडेंस, जैसे मैं कैमरे का सेटअप या पॉडकास्ट का कर रहा था, अब मैंने एक्सपर्ट से सर्विसेज दी, तो जिस तरह अभी हम यूज़ कर रहे हैं तो मैंने डमी बैटरीज का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब डमी बैटरीज की वजह से मैं सेशन लंबे कर पा रहा हूँ, मेरा कैमरा हीटअप नहीं हो रहा, सही है, और मुझे बार बार बैटरी को चार्ज नहीं करना पड़ा। ये कैसे? वो टेक्निकल बंदे एक्सपर्ट की सर्विसेज को हायर किया, सही है। तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जो शायद आप पढ़ भी लें लेकिन आपको एक्चुअल उस टाइम पे समझ नहीं आएगा। आफ्टर 10 years ऑफ माई एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, मोर देन 10 years, मैं अभी भी कोर्सेज परचेज करके लर्निंग करता हूँ। मैं अभी भी टूल्स परचेज करके उन पे काम कर रहा हूँ। और यकीन करें, एज़ कम्पेयर टू यंगर पीपल जो मेरे अराउंड हैं सराउंडिंग में, वो कोई कोर्स अभी भी स्टडी नहीं करते, फ्री भी नहीं करते, पेड तो दूर की बात है। वो फिर रुके हुए उनकी तो ग्रोथ वो ग्रोथ। अच्छा, इसमें मैं मज़े का बताता हूँ, यहाँ से रेलेवेंट। मैंने कुछ टाइम पहले, आप कह लें कुछ वीक्स पहले या मंथ्स पहले, मैंने कैलकुलेशन की एक, वो कैलकुलेशन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ना, आप कह लें कि एक नया जाविया उसने ओपन कर दिया मेरे लिए। वो क्या था, अगर आपने किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट बनना है ना, आपने उस फील्ड में लगाने हैं 10,000 घंटे। हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने कैलकुलेट किया 10,000 घंटे होते कितने हैं भाई? अगर एक बंदा फुल टाइम जॉब कर रहा है 8 hours a day, तो ये तकरीबन 5 साल के करीब बनते हैं। और हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, मैं कई लोगों को जानता हूँ 10 साल 15 साल 20 साल से इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, और फिर भी वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है। क्यों? वो कर रहे हैं जो काम उन्होंने पहले साल किया था अपने इंडस्ट्री में, उसको रिपीट कर रहे हैं। नया एक्सपोजर नहीं आ रहा, नया घंटा ऐड नहीं हो रहा उसमें। जब तक नया घंटा ऐड नहीं होगा, आपका एक्सपोजर नहीं बढ़ेगा। सो जिसने 5 साल अपनी फील्ड में नए नए चैलेंजेस किए हैं, ही विल बी द एक्सपर्ट। बट जिसने 5 साल सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया या एक ही स्टेप रिपीटेडली किया है, वो एक्सपोजर नहीं हासिल करेगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं मार्केटिंग और कंटेंट और ना वो स्टोरी टेलिंग के अंदर एक हुक देता हूँ, इनको प्लग देता हूँ, ठीक है ना, जो सीख रहे हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। इसी के ऊपर जो एक लास्ट पॉडकास्ट गौहर साहब के साथ हमने किया, उन्होंने बताया है कि आप अपनी वैल्यू को कैसे क्रिएट करते हैं ताकि जब आप हायर अपनी सैलरी की तरफ जाएं कि भाई मुझे हायर सैलरी दी जाए, तो क्यों आपको हायर सैलरी दे, आपकी ग्रोथ क्या हो और कैसे फ़ायदा हो। तो वो पॉडकास्ट ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें वो सारे सवाल यहाँ पे कनेक्ट होंगे। ज़बरदस्त हो गया था भाई, काफ़ी चीज़ें आई होप इनको सीखने का मौका मिला होगा इसके अंदर, और काफ़ी हम डेप्थ जा रहे हैं। दूसरा एंड में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि वो आपकी जो है टॉप 10 की कम्युनिटी के अंदर कोई बंदा अगर कनेक्ट होना चाहता है, वो कहाँ पे है, और वर्ड कैंप और वर्डप्रेस कब होने जा रहा है, क्या चीज़ें हैं, और वर्ड कैंप एशिया हमारा रह गया, उस पर भी हम आएंगे। पहले ये बता दें, फिर एशिया पे आते हैं। सो वर्डप्रेस के लिए हम लोगों ने सिंपल एक फेसबुक पे पेज बनाया हुआ है, वर्डप्रेस इस्लामाबाद रावलपिंडी। अच्छा, वर्डप्रेस की एक मज़े की बात बताता हूँ। आप जितने भी लोग हैं वर्डप्रेस से रिलेटेड, WP एडमिन पे जाएं, अपना लॉगिन करें, वहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर ही आपको नज़र आ जाएगा कि कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं आपके शहर में, आपके इलाके, आपके नज़दीक तरीन कौन सा इवेंट हो रहा है, ठीक है। सो आपको वो वहाँ से मिल जाएगा। यकीन करें, मेरे इवेंट्स में जो हमारे वर्डप्रेस के मीटअप्स होते हैं, कश्मीर से लोग आए हैं, जेलम से और इस तरफ पंजाब वाली साइड से लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं। उनको कैसे पता चला? मेरी रीच वहाँ तक नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा पब्लिक फेस नहीं हूँ या वो चीज़ें नहीं हैं, उनको पता चला था वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से। इसके अलावा वर्डप्रेस मीटअप पे मीटअप.com पे जाएंगे,
वहाँ पे वर्डप्रेस इस्लामाबाद सर्च करेंगे, वहाँ पे हमारा ग्रुप मिल जाएगा। एग्जिस्ट करता है। और आपके रेगुलर मंथली मीटअप्स भी हो रहे हैं? रेगुलरली मंथली ठीक है, मीटअप्स इसी तरह और शहरों में भी शायद मीटअप्स वगैरह कुछ कम्युनिटीज? बिल्कुल, कराची की कम्युनिटी इन दोनों बहुत एक्टिव है, वो हर महीने करवाते और हैं। ये सारा कुछ फ्री है? फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग तो वॉलंटरी, देखिए हम लोग कर रहे हैं गिव बैक। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग फ्री कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं गिव बैक। इट मीन्स कि मैंने वर्डप्रेस की इकोसिस्टम में रहते हुए इतना अर्न किया कि मैं एक स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। अब हम लोग गिव करना चाहता हूँ उस इकोसिस्टम को। मैंने जब वर्डप्रेस स्टार्ट की थी, यकीन करें, मैंने जो फर्स्ट वर्डप्रेस का काम किया था, अब मुझे सीनियर ने कहा था कि जी ये, मैं PHP का डेवलपर था, फुल स्टैक डेवलपर था, कि जी उस वक्त मुझे वर्डप्रेस का नहीं पता था कि जी ये एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी अचीव करनी है। मैंने PHP में अचीव करके दे दी, तो उसने मुझसे सीनियर डेवलपर को जाके वो कोड दे दिया, उसने कहा ये वर्डप्रेस पे कन्वर्ट कर देगा। तो मुझे लगा शायद वर्डप्रेस में ना कोडिंग के अंदर कुछ ज़्यादा चैलेंजेस होते होंगे या कुछ इस तरह से ना, तो उस वक्त मुझे नहीं पता था। तो काम मैंने कर दिया, फंक्शनैलिटी अचीव कर दी PHP में HTML CSS के थ्रू। उसके बाद मुझे नहीं पता उसका क्या हुआ, और वेबसाइट के ऊपर वो नज़र आना शुरू हो गई। उसमें कोई मसला आता, मुझे कहते अपने कोड में फिक्स करो, मैं अपने कोड में फिक्स करके मुझे दे देता, वो दोबारा अपडेट कर देते। सो आफ्टर सम टाइम वो जो सीनियर रिसोर्स था वो चला गया वहाँ से, और कुछ टाइम के बाद मुझे मौका मिला उसी कोड को देखने का, उसी वर्डप्रेस के कोड को देखने का। जब मैं उस कोड में गया ना, मैंने देखा तो सारा मेरा कोड एज इट इज़ पड़ा हुआ है। सही है। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो आई रियलाइज कि देयर वाज नथिंग। जो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग थी वो तो मैंने कर दी थी, बाकी तो मैंने इसको प्लग करना था कि राइट प्लेस कौन सी है इसको प्लग करने की, वो मैंने सिर्फ सीखना है। तो वहाँ से फिर मुझे पता चला कि ये चीज़ कैसे होती है, वर्डप्रेस की इकोसिस्टम में कैसे काम होता है। फिर मैंने स्टडी किया थीम कैसे होती है, फिर मैंने स्टडी किया प्लगइन और हुक कैसे। एक और काम मेरे पास आया एक कंपनी में काम करते हुए कि जी ये 2 प्लगइन अपना अपना काम कर रहे हैं और इनका काम इन्हांस करना है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी मेरा टीम भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। सो उसने मुझे कहा कि जी ये एक थीम है, प्लगइन है, इसके अंदर काम कर दो ये वाला। जब मैंने उस चीज़ को स्टडी किया, मैंने देखा कि जी जब प्लगइन अपडेट होगा ना, अगर वो अपडेट करेंगे तो क्या होगा कि ये कोड ज़ाया हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। प्लगइन की जब भी अपडेट आती है तो वो पुराना कोड सारा रेज हो जाता है और नया कोड एक तरह से आ जाता है। इस तरह का फर्स्ट समझ लें। तो अगर मैं वहाँ पे लिखता हूँ तो इसका मतलब ये अब उस प्लगइन को वो कभी भी अपडेट नहीं कर सकते। तो वहाँ से मैंने सीखा वर्डप्रेस की हुक्स के बारे में कि एक तीसरा प्लगइन दूसरे 2 प्लगइन का फंक्शनैलिटी कैसे इन्हांस करता है। तो मैंने उसके थ्रू उसको अचीव किया और अल्हम्दुलिल्लाह दैट वेंट वेल। और वही चीज़ें फिर मुझे आगे हेल्प करती रही वर्डप्रेस की डोमेन में। और इवन मैंने टॉपटेल के ऊपर रहते हुए, टॉपटेल का अपना ब्लॉग भी है, तो उसमें मैंने वर्डप्रेस का ब्लॉग लिखा था इसी हुक्स के ऊपर, और वो तकरीबन मुझे 1 साल लगा था उस ब्लॉग को लिखने में। जैसे उनका स्क्रीनिंग प्रोसेस मुश्किल है ना, ऐसे उनका ब्लॉग का प्रोसेस भी बहुत मुश्किल है। अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं चाहूँगा कि ऑडियंस तक शायद ये चीज़ कन्वे हो। अब आप देख रहे हैं ये सारे वो काम हो रहे हैं ज़्यादातर, मतलब 1 साल तक एक ब्लॉग लिखना जिसके अगेंस्ट आपको मिल कुछ भी नहीं रहा, ठीक है ना। शायद कुछ 4 लोग देख लें, लेकिन इनर सेटिस्फेक्शन हो रही है कि मैं गिव बैक करूं अपनी नॉलेज, अपनी इन्फॉर्मेशन सारी। और ये वही चीज़ें मैं चाहूँगा तक कन्वे हो कि जो वर्डप्रेस की कम्युनिटी है, जो इवेंट्स हैं, वर्ड कैंप वगैरह, जी बिल्कुल, उसमें ये चीज़ें मिलती हैं। सो तमाम शहरों में जो मेजर सिटीज़ हैं, फैसलाबाद में भी हमारा मीटअप ग्रुप है, लाहौर में भी है, सियालकोट में भी है। सो हर कोई अपने अपने नज़दीक से वर्डप्रेस के मीटअप में जा सकता है। और ये जो वर्ड कैंप पाकिस्तान या डिफरेंट शहरों में होते हैं वो कब होते हैं? एनुअल होते हैं? वर्ड कैंप एनुअल होता है, मीटअप आपके ना छोटा ग्रुप है, और वर्ड कैंप एनुअल होता है जो फुल डे इवेंट होता है, और वो साल में 1 दफ़ा होता है। वी हैड 2 वर्ड कैंप्स इन 2023, एक इस्लामाबाद में और एक लाहौर में। एंड इंशाल्लाह 2024 में तो शायद अभी चांस नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी क्लोज टू द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि हमें 6 महीने 8 महीने पहले स्टार्ट करना पड़ता है। सो इन 2025 हमारा इरादा है कि वर्ड कैंप इस्लामाबाद भी हो, और आई होप कि वर्ड कैंप कराची भी होगा। कराची कम्युनिटी काफ़ी एक्टिव हुई भी है, तो आई कैन सी फोरसी के वो लोग भी करेंगे वर्ड कैंप। और वहाँ पे अगर आप ये स्पीकर बनना चाहते हो, मेरा लैंडिंग पेज पे आपको फॉलो करेंगे तो पहुँच जाएंगे जहाँ पे ओपनिंग्स आती हैं, उस टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। नाउ कम बैक टू द वर्ड कैंप एशिया, जो कि कब होने जा रहा है? इट विल बी 20 to 22 फरवरी 2025। और कौन से मुल्क में ये? सो इट इज़ गोइंग टू बी मनीला, फिलिपाइन। ठीक है। और अभी तक हमारे साथ यहाँ से पाकिस्तान से कितने लोग आपके ऑन बोर्ड हो चुके हैं जो जा रहे हैं?
ऑलरेडी जिन लोगों ने टिकट परचेज कर लिया उनकी तादाद तकरीबन 25 है 25 और सेकंड बैच जब आएगा तो मजीद लोग परचेज करेंगे टिकट। ठीक है, मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि जब आए तो हमें बताइएगा। सही है। और आप इस माशाल्लाह एज ऑर्गेनाइजर हैं। जी, आई एम पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टीम। देख लें यार, पाकिस्तान से क्या कुछ हो रहा है। आप कहते हैं पाकिस्तान से कुछ नहीं हो रहा, बड़े छुपे रुस्तम है वो। असल में मीडिया जो है ना हमारा, वो सनसनीखेजी चीज़ें देता है। इस तरह की चीज़ें आपको इस पॉडकास्ट में मिलेंगी। अच्छा, अब ये बताएं, बल्कि आप अभी हमारी डिस्कशन ऑफ कैमरा हो भी रही थी कि जी और स्पीकर्स की ओपन है, बिल्कुल, और क्या क्यों कौन जाए स्पीकर बने और क्या फ़ायदा है एज ए स्पीकर के तौर पे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एज ए स्पीकर सेलेक्ट होते हैं तो पहला बेनिफिट आपको होता है, ऑडियंस को बाद में होता है। क्या पहला बेनिफिट जो आपको होता है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसके ऊपर पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। और इवन आपको ये भी पता चल रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक इंटरनेशनल लेवल पे स्पीकिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप जिसकी तैयारी करेंगे, आप जो उसके लिए थोड़ा काम करेंगे, आपको वो भी एक लर्निंग का पार्ट होगा आपकी। उसे जब कनेक्ट करेंगे लोगों से, क्योंकि जब स्पीकर डिनर होगा वर्ड कैम्प से पहले, उसके तमाम स्पीकर्स होंगे, तमाम स्पॉन्सर्स होंगे। तो स्पॉन्सर का मतलब यह है कि वो बंदा पैसा दे के आ रहा है, स्पीकर का मतलब यह है वो नॉलेज दे के आ रहा है। तो इन लोगों के अलावा आपको दुनिया में चाहिए क्या? अगर आपको दुनियावी सक्सेस है, दुनियावी चीज़ों की बात करते हैं, या पैसा होना चाहिए या नॉलेज होना चाहिए। अगर एक बंदे के पास ये दोनों चीज़ें नहीं है, उसको फॉलो करने का फ़ायदा सही बात है। देख लें आप किस किस को फॉलो कर रहे हैं, ऑनलाइन बच के रहे हैं। ठीक है, शायद इसी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिली जिसके पीछे आप जा रहे हैं। तो ताहिर भाई ने बड़ा अच्छा गुर दे दिया है, या तो वो जिसके पास पैसा है, क्योंकि पैसा भी आता है वैल्यू क्रिएट करके, और दूसरा एलिमेंट है जिसके पास नॉलेज है। अच्छा, कहाँ पे जाके देख सकते हैं डिटेल्स वगैरह? सो इट इज़ वर्ड कैम्प एशिया। वैसे तो गूगल पे लिखेंगे वहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन वर्ड कैम्प एशिया wcasia.org/। हाँ, मेरी प्रोफाइल पे तो प्रोफाइल ताहिर भाई का देंगे, वो काफ़ी है। बल्कि वर्डप्रेस इस्लामाबाद रावलपिंडी, वहाँ पे भी मैं शेयर करता रहता हूँ उनकी पोस्ट, सही है, ताकि हमारी इस कम्युनिटी को पता चले कि वर्ड कैम्प एशिया होने जा रहा है। स्पेशली स्पीकर्स आई विल रिकमेंड। देखिए ना, आप पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन तो कर सकते हैं ना। अभी कल की बात है, हम लोग कितना खुश हो रहे हैं वो अरशद नदीम की वजह से। पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन थी, इसलिए खुश हो रहे हैं। तो एक बंदा जब वर्ड कैम्प एशिया में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा तो डेफिनेटली उसके लिए भी नेक नामी है, हमारे लिए भी नेक नामी है। और हमें तो एक कंपटीशन वैसे ही फील होता है कि भाई बांग्लादेश और इंडिया वाले जो है ना हमसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, उनके स्पीकर ज़्यादा होते हैं, उनके पार्टिसिपेंट ज़्यादा होते हैं, तो वो भी एक हमें कंपटीशन सा फील होता है कि यार हमें भी प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो ज़रूर जनाब, मैं लिंक्स वगैरह शेयर कर दूंगा। अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं, चाहे वर्डप्रेस की कोड या डेवलपमेंट के एंगल से कोई चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, तो वो एज ए स्पीकर के तौर पर। फॉर एग्जांपल मुझे याद है लास्ट वर्ड कैम्प में एक टॉक थी, दैट वाज जस्ट अबाउट राइटिंग जो फ़ॉन्ट फैमिली। अच्छा, सिर्फ फ़ॉन्ट फैमिली के ऊपर पूरी टॉक थी। सही है कि जी आपने फ़ॉन्ट फैमिली कौन सा चूज़ करना और कैसे चूज़ करना और किस फ़ॉन्ट फैमिली का क्या मतलब हो सकता है। वो बहुत बड़ी एक सिंपल सी टॉपिक है जिसके अंदर कोई आपको प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, लेकिन एक जनरल नॉलेज। सो जिस बंदे का एक्सपर्टीज़ है वो जा सकता है। एसईओ के बहुत से लोग एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान में, दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसी है जिनके एसईओ पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं वो कर रहे होते हैं, या मार्केटिंग पाकिस्तान के रिसोर्सेज कर रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छा नॉलेज है जो कि शेयर किया जा सकता है। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ कनेक्ट करूँगा, वो जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप भी है ना जी, वर्डप्रेस का, वो भी हम लिंक शेयर कर देंगे ताहिर भाई के कनेक्ट। बिल्कुल, कि ताहिर भाई खुद भी एक्टिव हैं, और एक और अगेन मैंने कहा ना, इसमें कम्युनिटी बड़ी एक्टिव इन द सेंस है कि सपोर्ट करती है। तो अगर आप में से कोई बंदा भी इंटरेस्टेड है, जानना चाहता है या कनेक्ट होना चाहता है, यू कैन आस्क इन द कम्युनिटी, वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, ताहिर भाई भी खुद गाइड कर देंगे, भाई आप ये टॉपिक पिक कर लें या फलां चीज़ें। तो आई विल हाईली रेकमेंड कि जनाब सपोर्ट इट, और आपको भी काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एक चीज़ ऐड कर दूं, सॉरी, वर्ड कैम्प एशिया 2023 का मैं पार्ट था। तो वर्ड कैम्प एशिया 2023 में एक एमसी थे, उन्होंने बड़ी अच्छी मज़े की बात की। उन्होंने कहा कि जिस भी कॉन्फ्रेंस हम लोग जाते हैं ना, वी आर सर्चिंग फॉर एलिफेंट इन द रूम, क्योंकि हर कोई उसकी तरफ जाएगा, उससे कनेक्ट करेगा, चाहे सेल्फी लेना चाहे, चाहे उससे नॉलेज लेना चाहे, अपने सवाल का आंसर जानना चाहे। तमाम कॉन्फ्रेंस में होता है, स्पीकर होते हैं, कोई एलिफेंट इन द रूम होता है, कोई मशहूर शख्सियत होती है, हर कोई उससे मिलना चाहता है, बाकी तमाम लोग नेगलेक्ट हो जाते हैं उसमें। एंड ही सेड के वर्ड कैम्प एशिया में या जो वर्ड कैम्प है वहाँ पे
एलिफेंट इन द रूम नहीं होता। ये जो मैंने शुरू में बात की ना कि एलिफेंट सारे इक्वल होते हैं, यही इसकी यूनिकनेस है। बिल्कुल ऐसा और ही है। सबसे बड़ी इसका पता है क्या फ़ायदा, उसका फ़ायदा ये होता है कि जो न्यू भी है ना, उस वो हिचकिचाता नहीं है, वो कहता है यार सारे मेरी तरह के, बल्कि हर कोई आपको इंट्रोड्यूस कर रहा होगा, मिल रहा होगा कनेक्ट, तो आपको खुल के पूछने का मौका मिलता है और आपको समझ आती है कि यार ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। आई मेड फर्स्ट फ्यू इंटरनेशनल फ्रेंडशिप्स थ्रू WordCamp एशिया, इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपीन और जापान। सो मैं इससे पहले इन लोगों को नहीं जानता था। यही है। और दूसरा एक और सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है कि जब आप मतलब अभी 25 का हुआ ग्रुप है और साथ जब इकट्ठे जा रहे हैं तो एक्सप्लोर करने का और नेटवर्किंग का, और अगर आप हफ्ता 10 दिन साथ रह रहे हैं तो आपका वो एक बॉन्ड भी बहुत सॉलिड बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है ना। सो अगेन अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गुड ताहिर भाई, मज़ा आया। आई होप काफ़ी चीज़ें इनको फ़ायदा हुआ, सीखने का मौका मिला होगा। डॉट्स कनेक्ट लिंक्स वगैरह मैं दे दूंगा। अगेन लास्ट में मैं एक सवाल हमेशा अपने गेस्ट से पूछता हूँ, वो ये है, अगर ताहिर को अपने आप को कोई एक एडवाइस देनी हो तो क्या देंगे? आई थिंक मेरी एडवाइस वही होगी जो मैं ऑलरेडी कर भी रहा हूँ, दैट इज़ फोकस। आप अपना फोकस ना लूज़ करें। जो भी काम करना है फोकस के साथ करें और अच्छे तरीके से करें। डिस्पाइट कि बाकी लोग क्या कहेंगे, उससे पहले आप ख़ुद को क्या कहेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट रही है हमेशा से, और अभी भी है और आगे भी रहेगी, कि जो काम मैं कर रहा हूँ क्या मैं वो काम ठीक कर रहा हूँ, क्या वो इस काबिल है कि मैं कह सकूँ कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ। इट इज़ नॉट अबाउट मनी, दिस इज़ द डिफरेंस। इट इज़ अबाउट सेटिस्फेक्शन, इनर सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। मतलब खुद की नज़रों में अपने आप को सेटिस्फाई करना या सक्सेसफुल ट्रीट करना। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको लगता है कि जी जो जर्नी मेरी है, यानी कि आप अपने आप से बात करें कि जो जर्नी आपकी है, अगर आपको लगता है कि वो एक सक्सेसफुल इंसान की है, फिर तो अच्छी बात है। बट अगर आपको लगता है कि आपकी जर्नी सक्सेसफुल इंसान की नहीं है, तो इट मीन्स यू हैव टू ट्वीक समथिंग। वो जो ट्वीकिंग करने की ज़रूरत है, वो जो फोकस करने की ज़रूरत है, उसमें पैसा बाद में आएगा। पहली चीज़ ये होगी कि आप वो काम करें जो अच्छा है, जो गुड है। गुड करेंगे, बाकी चीज़ें फॉलो करेंगी। और मनी हमेशा बाई प्रोडक्ट होती है। कभी भी अगर आपकी फ़र्स्ट प्रोडक्ट आप कहते हैं कि मनी है, तो आई डाउट यू विल बी एबल टू सक्सीड इन अ लॉन्गर रन। सही, ज़बरदस्त हो गया। अगेन ताहिर भाई, बड़ा मज़ा आया। और जाते जाते कोई चीज़ जो मिस कर दी हो, कोई और चीज़ अगर आप शेयर करना चाहते हैं शेयर करें, फिर हम उसको वाइंड अप करते हैं। आई थिंक वी टॉक अ लॉट अबाउट डिफरेंट थिंग्स, और इसमें कम्युनिटी भी आ गई, इसमें मेरी जर्नी भी काफ़ी हद तक आ गई। बल्कि अच्छा हुआ ये मुझे बात आ गई। सर आपने रोड मैपर बुक पढ़ी है और आपने उसके रिव्यू भी दिए हैं, तो जाते जाते ये बताएं बुक है क्या और पढ़नी चाहिए, क्या मिला और क्या है इसके अंदर? आई वुड से कि हमारे पास ना अनफॉर्चुनेटली बुक्स पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं, वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कोई भी बंदा ये चाहता है ना कि उसने कुछ अचीव करना है या आगे बढ़ना है या कोई नॉलेज, चलो बाकी सक्सेस को छोड़ें, नॉलेज गेन करना है, ये चलो हैबिचुअली कुछ चीज़ें रीड करनी है। अब हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इससे पहले जो भी बुक्स थी वो गोरों की थी। डिफरेंट गोरे जो मशहूर हैं उनकी बेस्ट सेलर्स बुक्स हैं, वो अवेलेबल थी इससे पहले। सो अब उन बुक्स का प्रॉब्लम ये है कि वो क्योंकि अपनी लैंग्वेज में अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक लिखी हुई बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन वो हर एक को समझ नहीं आती। यानी जो एजुकेटेड लोग हैं, जिन्होंने एक सर्टन लेवल तक एजुकेशन हासिल कर ली हुई है, जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, दे कैन रीड दोज बुक्स, उनको कॉन्टेक्स्ट भी समझ आ जाएगा। बट जो एक कॉमन पर्सन है जिसने मैट्रिक की हुई है या जिसने एफ़ए किया हुआ है, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैट्रिक एफ़ए वाले की इंग्लिश बुरी होगी, बट कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो उसको समझ नहीं आएगी जब तक आप गोरों के रहन सहन को देखेंगे नहीं, उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन दिन रात नहीं होती, आपको नहीं समझ आएगी उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है। सो आप उनकी बुक्स को नहीं समझ सकते। आपने मोटी मोटी कोई बात पढ़ ली, कोई कोटेशन पढ़ ली, वो तो आपको अच्छी लगेगी, आप अपनी वॉल पे लगा देंगे, जहाँ मर्जी कर लेंगे, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में हलूल नहीं करेगी। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, जो हमारी कम्युनिटी है, पाकिस्तान की कम्युनिटी है, जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो नॉलेज गेन करने के लिए ही सही, लेकिन इस बुक को लाजमी पढ़ें।
इस बुक को पढ़ने से उनको वो बहुत बेसिक चीज़ें समझ आएंगी जो हमें अभी पता ही नहीं है कि हम लोगों को उनको फॉलो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तानी कंपनीज हैं, हमने कुछ सक्सेस की बात की लेकिन फेलियर भी बहुत होते हैं। आप लोगों ने भी फेलियर की बात नहीं की। जो फेलियर्स होते हैं वो क्यों होते हैं? उनको ये तो पता है कि जी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और हमने इसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट बनानी है, बट उनको ये नहीं पता कि इसको एक्सपेंड कैसे करना है, इसको अपने फुल फ्लैज पे लेके कैसे जाना है और इसको एग्ज़िट कैसे करना है, नहीं पता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आजकल बहुत मशहूर है ये माहिर कंपनी बहुत मशहूर है। एक रेडियो की कॉज थी, वहाँ पे मैं गया हुआ था, तो वहाँ पे उनकी जो ऑनर है शी वाज पार्ट ऑफ द गेस्ट। तो वहाँ से मैंने उनसे सुना था कि जब उनके पास फर्स्ट ऑर्डर आया था, उन्होंने कोई फैंसी काम नहीं किया था, कोई फंडिंग नहीं ली थी, उन्होंने फेसबुक का पेज बनाया था, उनको पता है प्रॉब्लम है, उन्होंने वो जो फर्स्ट ऑर्डर आया था उनके जो हस्बैंड है वो गए थे उसको सर्व करने, शायद कपड़े इस्त्री करने थे, कुछ तरह काम था। दे स्टार्टेड दिस जर्नी फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। इससे पहले एक और कंपनी थी, मैं जब स्टडी कर रहा था इस चीज़ को, उनसे मिलने के बाद मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी किया, तो एक और कंपनी जिसे 2014 में फंडिंग लेके इस काम को स्टार्ट किया था एंड दे फेल्ड इट, दे कुड नॉट एक्सपैंड इट, ठीक है। और इसको अगर मैं, ये तो बहुत नज़दीक की बात है इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आए। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ ना, हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक ऐसे एग्जाम्पल मौजूद है, वो राइट ब्रदर्स की है। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया था अपने पैशन की वजह से, और उसी के मुकाबले में एक और साइंटिस्ट था जिसको यूएस की गवर्नमेंट ने फंडिंग की थी कि वो एरोप्लेन बनाए, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही गलत था। 1940s या 1950s तक वो उस साइंटिस्ट को प्रेस करते रहे हैं। उसके बाद जाकर उन्होंने फिर अपोलॉजी की है राइट ब्रदर्स से, और राइट ब्रदर्स की जो इन्वेंशन है उसको उसके बाद जाकर उन्होंने एक्नॉलेज की है। 1940 से 1950s के बाद 1905 तक जो फर्स्ट अटैम्प्ट थी राइट ब्रदर्स की, उसको आज तो हम लोग मानते हैं राइट ब्रदर्स ने काम किया है, लेकिन उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता उस वक्त। तो वो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। लोगों को ये तो पता है कि जी हमें ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, बट नॉट एवरी पर्सन हु ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम अंडरस्टैंड इसको एक्सपैंड कैसे करना है, इसका एग्जिट। मैंने खुद कई स्टार्टअप के साथ काम किया है, कई प्रोडक्ट्स पे काम किया है। हमारे कंपनीज के ओनर्स को ये नहीं पता इसका एग्जिट क्या होगा। आपको स्टार्ट से पहले एग्जिट का पता होना चाहिए। मैं क्योंकि एज अ प्रोडक्ट ओनर काम करूँ तब मेरे वो डोमेन ज़्यादा मेरे से सूट करती है प्रोडक्ट की, तो आपको स्टार्ट से पहले एग्जिट का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए एक्सपैंड कैसे करना है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कब मैंने स्विच करना है। कल एक रिसोर्स था, एक बंदा था मुझसे मेंटोरशिप के लिए, उसने मुझे रब्ता किया, तो पहले मैं उसको समझा रहा था, तो उसने मुझे सवाल किया कि जी आपको कैसे पता चलेगा कि आपने अब स्विच करना है, या जैसे मेरी एक जर्नी है, मैं डिफरेंट डोमेन्स में काम किया, तो मैं फिर उस वक्त मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल था, मैंने गूगल पे सर्च किया रोड मैपर का। रोड मैपर के अंदर जो यूसुफ भाई ने A, B और C लाइन ड्रॉ की हुई हैं, मैंने वो ओपन की, फिर मैंने उसको वहाँ से एग्जांपल से समझाया कि इफ़ यू नो कि कब आपने A से B पे स्विच करना है और कब B से C पे स्विच करना है, देन यू विल बी ऑन द राइट पाथ। अदरवाइज़ आप एक ही डोमेन में जाके रगड़ा खाते जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात लंबी हो रही है लेकिन मेरा ख्याल है ये करनी भी ज़रूरी है, फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आजकल बहुत ज़्यादा ड्राइविंग की एप्लीकेशंस चल रही हैं, बहुत से लोग ड्राइविंग करते हैं। अगर वो ड्राइवर 24 घंटे भी ड्राइविंग करे ना, 24 घंटे भी, तो एक अपर थ्रेशोल्ड है, उससे ऊपर वो नहीं जा सकता, और 24 से ऊपर घंटे होते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा जो सबसे ज़्यादा ड्राइविंग करता है, 1 किलोमीटर के ऊपर अगर वो 100 रुपये कमाता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 किलोमीटर पर 100 रुपये कमाता है, ये मैं बहुत बड़ा नंबर बता रहा हूँ, वरना इतना होता नहीं है उनका मार्जिन, तो फिर भी वो दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे चलाने के बाद वो 2400 से ज़्यादा नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो उसकी एक अपर थ्रेशोल्ड है। सो अ पर्सन शुड नो कि कब मैंने इससे अब जंप करके दूसरी डायरेक्शन में जाना है, जहाँ पे मुझे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप एक ही चीज़ को रगड़ते जा रहे हैं ना, आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ कभी भी नहीं जा सकते। और इसी को मैं ऐड ऑन करूँ ताकि थोड़ा इनको एक्सप्लेन हो। मतलब ये आप ये चाह रहे थे कि भाई मेरी जो डेली की इनकम है वो 5,000 रुपये पर डे की हो, ताकि मेरा ओवरऑल मंथली इंक्रीज हो।
लेकिन और आप वो कोशिश कर रहे हैं वही ऊबर करीम या चला के, अब आप उसमें जितनी मर्जी कोशिश कर लें 2400 से ज़्यादा ऊपर आप नहीं जा सकते क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही इतनी है। तो जो ताहिर का भी की पॉइंट और जो हम रोड मैप से इसको कनेक्ट करें उसमें ये बताया गया है आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी व्हीकल जिसको आप यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या पोटेंशियल है। पहली चीज़ आप उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक जा भी सकते हैं, नहीं जा सकते। अच्छा जा सकते हैं तो क्या वो पोटेंशियल अलाइन करता है आपके गोल के साथ, पता चले आपने 100% तो दिए जा रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पा रहे हो, उसका मेजर रीज़न यही है कि उसके अंदर वो पोटेंशियल नहीं था या आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी। तो अगेन वो सारी चीज़ें हैं। तो आई होप हाँ सो यहाँ से इस चीज़ का एम्फसाइज होता है, इस बुक को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मैंने उस दोस्त को भी बुक भेजी और आई रिकमेंड एवरीवन, चलो नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ लो। अच्छा होता पता है क्या है, ये मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने भी रिसेंटली दोबारा इसको रिविज़िट किया था। आप एक दिन एक्सरसाइज करते हो ना, उसको मिरर में देखते हो ना, आपको नहीं पता कि जी वो एक्सरसाइज कहाँ गई, उसका इम्पैक्ट क्या है। जब आप करते हो ना 365 दिन एक्सरसाइज करते हो तो उसका इम्पैक्ट नज़र आता है। इस तरह जब आप बुक पढ़ोगे ना, बुक पढ़ने के फ़ौरन बाद आपको नहीं पता चलेगा इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में कहाँ पे आ रहा है। बट जब आप कहीं पे नेगोशिएट करने जाओगे ना, जब आपको कहीं पे बात करने का मौका मिलेगा ना, तो आपको याद आएगा मैंने बुक में ये चीज़ पढ़ी थी, ज़रा इसको अप्लाई करता हूँ। जब अप्लाई करोगे ना आप उसका बेनिफिट नज़र आएगा। और अगर फर्स्ट टाइम ना भी आया ना, फर्स्ट टाइम इंसान गलती भी कर जाता है, फर्स्ट टाइम ना भी आया ना तो सेकंड टाइम आएगा, सेकंड टाइम ना आया थर्ड टाइम आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तो ये बहुत ज़रूरी है। सो आई विल रिकमेंड एवरीवन रोड मैपर स्पेशली, क्योंकि पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक, पाकिस्तानी लोगों के मुताबिक और उर्दू इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इनकी इंग्लिश भी ऐसी है जो पाकिस्तानी लोग पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने दोनों इंग्लिश पढ़ी हुई हैं, कुछ फेमस आथर्स की बुक्स भी पढ़ी हैं, तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि वो बुक्स यहाँ के लोगों को समझ नहीं आएंगी। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव दैट इज़ और अगेन फ्री में मौजूद है जनाब, कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है। आप दोनों मैं तो सही बात है, यहाँ पे ये बात ज़रूर मैं करता हूँ कि ये बहुत बड़ा इन्होंने ना आप कह लें कि सदका जारिया की है। सो अगर ये बुक ना लिखते तो ना लिखते, कोई फ़र्क पड़ना था इनकी ज़िंदगी पे या मेरी ज़िंदगी पे, शायद इतना फ़र्क ना पड़ता। लेकिन जो तीसरा बंदा है जिसने ये बुक पढ़नी है, जिसको इससे फ़ायदा होना है, उसकी ज़िंदगी पर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और हम लोग जो गिव बैक करते हैं कम्युनिटी को, उसका मकसद यही होता है। हमारा जो अर्निंग का पॉइंट होता है वो ये नहीं होता। हमारा स्ट्रॉन्ग जो है ना रीज़न, जो हमारा स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो ये है कि हमारा जो गिव बैक है वो अर्निंग का पॉइंट नहीं है। गिव बैक एक डिफरेंट चीज़ है, अर्निंग पॉइंट हमारा डिफरेंट है। हम लोग अर्न करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अर्न करते हैं, और गिव बैक कम्युनिटी को करते हैं। सो दैट इज़ इट। ज़बरदस्त जनाब। अगर मेरी बातें नहीं समझ आती तो ताहिर भाई की बातों में समझ आ गया होगा। ठीक है, आई एम नॉट दैट मच गुड ऑफ स्पीकर, बट शायद किसी को भी बात समझ आ जाए। वो मैं कहता हूँ जब आप दिल से बोलते हैं ना तो वो कन्वे हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपने सारी चीज़ें दिल से और इतनी डिटेल में आपने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, और इसीलिए मकसद भी यही है एटलीस्ट वन टाइम ज़रूर रीड आउट करें, डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश भी उर्दू भी, और फिर हमने उर्दू की ऑडियो बुक भी चैनल पे पढ़ी है, वो भी सुन ले सुकून से। इट विल इंशाल्लाह ताला आपको हेल्प आउट करेगी। तो आई होप कि इसके ऊपर ही हम वाइंड अप करते हैं। कुछ और चीज़ है जाहिर भाई कहने वाली? बातें तो बहुत सारी की जा सकती हैं। लास्ट में अगर आप क्लोजिंग अपनी तरफ से कोई चीज़ कहना चाहें फिर। ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ गुड कन्वर्सेशन, और आई जस्ट होप कि एक बंदा एटलीस्ट हो जिसको कोई एक बात समझ आ जाए और वो अपनी ज़िंदगी को ख़ुद ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करे। देखिए मेरे कहने से या यूसुफ भाई के कहने से या आपके बड़े भाई के या फादर के कहने से आप ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। आप ट्रांसफॉर्म तब होंगे जब आप कहेंगे हाँ मैंने ये काम करना है और मैं इसके लिए एफर्ट पुट करता हूँ। पहली चीज़ टाइम, आप उसके लिए टाइम निकालें। जैसे मैंने कहा था ना, पहले 2 घंटे इन्वेस्ट करें, फिर 10 घंटे इन्वेस्ट करें। ये टाइम की इन्वेस्टमेंट है, और क्या है, कुछ भी नहीं है, फ्री में मिल रहा है सब कुछ। फिर मनी है, और उसके बाद आपकी स्ट्रगल है। दैट इज़ इट। ज़बरदस्त। इसी की पॉइंट के ऊपर जनाब हम वाइंड अप करने की तरफ जाते हैं। आई होप काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अपना फीडबैक रिव्यू ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।